हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। मुझे समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर आखिर बच्चों को टफ क्यों लगता है। बिलीव कीजिए, आज का 2 घंटा आप मुझे अपना दीजिए, मैं इस 2 घंटे के एंड तक में आपको प्रूफ कर दूंगा कि इससे सिंपल कोई चैप्टर आपके लाइफ में पूरे सिलेबस में हो ही नहीं सकता है। बस 2 घंटा आपसे मांगता हूं, अपनी घड़ी देख लो और फिर मैं आपको क्लास के एंड में पूछूंगा कि आपको ये चैप्टर सिंपल लगा कि टफ लगा। सुनिए ध्यान से। जब मैं बोलूंगा कि आपको लिखना है तो मेरे साथ लिखना है, जब बोलूंगा कि शांत हो जाओ तो फिर आप लिखना बंद कर देंगे और ऐसे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सुनेंगे ध्यान से। देखो, एक कंपनी है, मान लो एक्स लिमिटेड, और ये कंपनी मान लो आपका दिल्ली में काम कर रही है। ये दिल्ली में काम कर रही है, ठीक है ना? दिल्ली में अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। ये अपने बिजनेस को दिल्ली से बाहर भी फैलाना चाहते हैं। जब आप दिल्ली से बाहर आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हो तो एक बेस्ट तरीका होता है कि आप क्या करो ना, कि जहां भी आपको बिजनेस को अपना फैलाना है, एक्सपेंड करना है, आप वहां पे क्या कीजिए, अपना एक ब्रांच ओपन कर लो। एक ब्रांच ओपन कर लो और वहां से क्या करो, अपना बिजनेस करो। ये जो ब्रांच आप ओपन करते हो ना बच्चे, ये ब्रांच आप लिखिए, मेरे साथ साथ लिखना है। जब मैं बोलूंगा कि रुक जाओ तो रुकना है, लिखते चलिए मेरे साथ। सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, पूरा सिलेबस एक्चुअली है क्या। तो दिल्ली में जो कि एक्स लिमिटेड काम कर रहा है, अगर वो एक ब्रांच ओपन करना चाहता है, ये ब्रांच मेरे बच्चे 2 में से कहीं एक जगह ओपन कर सकता है। या तो ये ब्रांच ओपन करेंगे इंडिया में, अगर ये इंडिया में काम कर रहे हैं तो इनका ब्रांच जो ओपन होगा या तो इंडिया में होगा या फिर इंडिया से बाहर होगा। अगर ये इंडिया के अंदर ब्रांच ओपन करते हैं तो हम इसको इनलैंड ब्रांच कहते हैं। इनलैंड ब्रांच आपका, अगर आप ब्रांच कहां ओपन करते हैं जी, इंडिया में तो। और अगर आप इंडिया से बाहर ब्रांच ओपन करते हो तो हम इनको बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच यानी कि जो ब्रांच इंडिया से बाहर काम करते हैं उनको बोलते हैं फॉरेन ब्रांच आपका, ठीक है ना? तो 2 तरीके के ब्रांच हो सकते हैं, इनलैंड या फिर फॉरेन ब्रांच आपका। देखो, ये जो इनलैंड ब्रांच है फॉर अकाउंटिंग पर्पस, इनको अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो जो इंडिया में ब्रांच काम कर रहे हैं वो डिपेंडेंट ब्रांच होंगे, या तो वो होंगे डिपेंडेंट ब्रांच। सर, डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? ठहरो ना, पहले लिखो मेरे साथ यहाँ पे। या तो वो डिपेंडेंट ब्रांच होंगे या फिर आपके होंगे इनडिपेंडेंट ब्रांच। इनडिपेंडेंट ब्रांच। तो इनलैंड ब्रांचेज यानी कि जो इंडिया में ब्रांच काम करते हैं, उन ब्रांचेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस। एक आपका डिपेंडेंट और दूसरा हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक बात बताऊं, ये जो डिपेंडेंट ब्रांच होते हैं ना बच्चे, ये जनरली स्मॉल ब्रांचेज होते हैं, स्मॉल स्केल पे ये काम करते हैं। इनका ऑपरेशन बहुत बड़े स्केल पे काम नहीं करता। लेकिन ये जो ब्रांच होते हैं ना, ये ब्रांच जनरली क्या होते हैं, लार्ज स्केल पे काम करते हैं। लार्ज स्केल पे यानी कि बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। ब्रांच ही है बट वहां पे बहुत सारे ट्रांजेक्शंस आपके होते हैं। तो ये स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, ये लार्ज स्केल पे काम करते हैं। नाउ ये सवाल उठता है कि जो ब्रांच छोटे स्केल पे काम करते हैं हम उनको डिपेंडेंट ब्रांच क्यों बोलते हैं, और जो लार्ज स्केल पे काम करते हैं हम उनको इंडिपेंडेंट ब्रांच क्यों बोलते हैं? देखो ना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो दिल्ली में एक्स लिमिटेड काम कर रहा है ना बच्चे, मान लो इसको हम कहते हैं कि ये हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस कहां से काम कर रहा है? दिल्ली से काम कर रहा है। हेड ऑफिस मतलब जहां से कंपनी मेनली अपना बिजनेस कर रही है ना? तो एक हेड ऑफिस जो कि दिल्ली में काम कर रहा है, उसने क्या किया, एक छोटा कहीं पे ब्रांच ओपन किया, मुंबई में, चाहे मान लो नोएडा में, चाहे कहीं पर भी एक छोटा यहाँ पे क्या हुआ, ब्रांच स्टार्ट किया। तो ये जो हेड ऑफिस है ना, इस छोटे ब्रांच को बोलता है कि ब्रांच तुम ना बिजनेस करो, गुड्स तुम बेचो, तुम जो काम करना बस बिजनेस करो, तुम्हें ना अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने का टेंशन नहीं करना है। यानी कि ये जो हेड ऑफिस है ना बच्चे, इस छोटे से ब्रांच को कहता है कि भैया आप सिर्फ बिजनेस करो, आप अननेसेसरी एक अलग से अकाउंटेंट रख के आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करोगे, वो ठीक नहीं है। आपके अकाउंट्स को मैं खुद मेंटेन कर लूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो छोटे ब्रांचेज होते हैं ना, इनको हेड ऑफिस कहता है कि आप अपना अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं करो, आपके अकाउंट्स को हम मेंटेन कर लेंगे। यानी कि हेड ऑफिस क्या करेगा, वो मेंटेन कर लेगा। इट मीन्स ये जो छोटे ब्रांचेज होते हैं ना, कहा जाता है, लिखिए मेरे साथ, दे आर डिपेंडेंट
they are dependent for maintaining, they are dependent for maintaining their accounts, for maintaining their accounts on head office. हेड ऑफिस मतलब कि मैं फिलहाल समझ गया ना कि जहां से मेन आपका कंपनी काम कर रही है, हेड ऑफिस आपका। हेड ऑफिस को हम लोग इस चैप्टर में शॉर्ट में एचओ बोला करेंगे। एचओ मतलब हेड ऑफिस आपका, समझ रहे हो ना। मैं आपको पहले चैप्टर का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर छोटे ब्रांचेज को डिपेंडेंट क्यों बोला गया। क्योंकि हेड ऑफिस ने कहा कि देखो जी, तुम छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, ज्यादा कुछ ट्रांजेक्शन होंगे नहीं, उन छोटे मोटे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से एक अकाउंटेंट रखोगे, उसको सैलरी पे करोगे, अननेसेसरी हमारा खर्च बढ़ेगा। तो आप ना सिर्फ क्या करो, बिजनेस करो, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने का टेंशन नहीं करना है। आपके अकाउंट्स को मैं खुद यहीं पे बैठे बैठे मेंटेन कर लूंगा। तो छोटे ब्रांचेज दे आर डिपेंडेंट फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स किसके ऊपर जी, हेड ऑफिस के ऊपर आपका। लेकिन मेरे बच्चे, ये जो ब्रांचेज है ना, ये लार्ज स्केल पे काम करते हैं। लाखों ट्रांजैक्शंस रोज हो रहे हैं, हजारों ट्रांजैक्शंस रोज हो रहे हैं। और इतने बड़े ब्रांच की अकाउंटिंग जो हेड ऑफिस है ना, वो दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकता। तो ये हेड ऑफिस ने इसको बोला कि भैया तुम तो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, एक काम करो, अपना अकाउंटेंट अलग से रखो और आप खुद क्या करो, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करो। यानी कि इनको लार्ज स्केल को इंडिपेंडेंट ब्रांच क्यों कहते हैं जी, लिखिए यहाँ पे, दे मेंटेन their accounts independently है ना। वो इंडिपेंडेंटली अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, इनका ये अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो मान लो आज के बाद कोई पूछता है कि बताओ डिपेंडेंट ब्रांच हम इनको क्यों बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं भैया इनका अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करता है इसलिए इसको डिपेंडेंट बोलते हैं, और ये अपने अकाउंट्स को खुद मेंटेन करते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि इनडिपेंडेंट हो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एंटायर सिलेबस है, ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस आपका है। इसमें यहाँ पे इनलैंड में डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और तीसरा क्या जी, फॉरेन ब्रांच, यानी कि इंडिया से बाहर काम कर रहा वो। इस फॉरेन ब्रांच को पढ़ते समय ना हमें AS11 को पढ़ना होता है। AS11 पढ़ाऊंगा, वो भी आपके सिलेबस में है। AS11 कहता है कि फॉरेन में जो ब्रांच काम करते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होगा, हम वो भी देखेंगे। ये आपका एंटायर सिलेबस है, ये आपको कॉपी कर लेना चाहिए। सर हो गया सर, आगे बताइए। देखो मैं ना आज की क्लास में आपको डिपेंडेंट ब्रांच को लेकर चलना चाहता हूं। बिलीव करो, जो बच्चा इसकी अकाउंटिंग समझ जाए ना, वो फिर बच्चे का खेल बन जाता सारी चीजें आपका। तो मेरा फोकस कहां जाएगा, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर में। और लिखो ना, आप नया पेज लो, चाहे तो इस पेज को छोड़ दो जो आपका पीछे चला गया, और हेडिंग डालिए आप क्या जी, डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच आपका। कोई मुझे बताएगा आप में से कि जो डिपेंडेंट ब्रांच होते हैं ये छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? सर अभी आपने बताया ये स्मॉल स्केल के ब्रांचेज होते हैं, छोटे ब्रांचेज होते हैं। अच्छा मुझे बताओ इनका अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? कहते हैं कि इनका जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, लिखो मेरे साथ लिखना आपको, मेंटेन्ड, अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, बाय द हेड ऑफिस। आपका जो हेड ऑफिस है ना बच्चे, वो क्या करता है, इनके अकाउंट्स को मेंटेन करता है ना, बाय द हेड ऑफिस। पता है ये जो हेड ऑफिस अकाउंट्स मेंटेन करेगा ना, इस यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड्स है, कुछ हमारे पास मेथड्स है। इन मेथड्स में से किसी भी मेथड से हेड ऑफिस इसके अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। वो मेथड कौन कौन से हैं देखो ना, मैं आपको बता रहा हूं। 3 मेथड हमारे पास है। पहला मेथड आपका कहा जाता है डेटर सिस्टम, लिखिए यहाँ पे डेटर सिस्टम। फर्स्ट मेथड कौन सा हमारा होगा जी, डेटर सिस्टम। सेकेंड मेथड हमारे पास है बच्चे, सेकेंड मेथड आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सेकेंड मेथड आपका है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और जो थर्ड मेथड हमारे पास है ना, थर्ड मेथड आपका उसको कहते हैं, लिखिए यहाँ पे थर्ड आपका फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। ये 3 आपके पास मेथड हैं। अगर एक छोटे ब्रांच की हेड ऑफिस अपने बुक में अकाउंटिंग करना चाहता है तो इस 3 में से किसी भी एक मेथड के थ्रू अपना अकाउंटिंग कर सकता है। अरे हाँ, ये जो फाइनल अकाउंट मेथड है ना, इसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्दर 2 पार्ट में। एक पार्ट आपका लिखिए यहाँ पे, एक पार्ट आपका है कॉस्ट बेसिस,
कॉस्ट बेसिस, और एक दूसरा लिखेंगे आप यहाँ पे नंबर बी में, ये आपका हो गया होलसेल बेसिस। होलसेल बेसिस लिखिए यहाँ पे, होलसेल बेसिस आपका। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर एक हेड ऑफिस अपने छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग करना चाहता है तो मेथड्स उसके पास कौन कौन से हैं जी? 3 मेथड है। इन 3 में से किसी भी एक मेथड के थ्रू वो अकाउंटिंग कर सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आराम से वो बताएगा, आपको उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होगा। तो ये हमारे पास आपका निकल के आया जी छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग करने का। एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये डिपेंडेंट ब्रांच में जो आपको पढ़ना है ना, आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में 80% जो कंटेंट है, या कह दो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 80% जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन का आने का है ना, वो इसी से है बच्चे। मतलब कि अगर मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं, आप देख सकते हैं कि यहीं से निकल के आते हैं। 20% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन या तो यहां से बनेगा चाहे यहां से, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाते हैं। एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को अगर चेक करना चाहता है तो डिपेंडेंट ब्रांच का ही क्वेश्चन बनाएगा, और डिपेंडेंट ब्रांच में हमारे पास इतने सारे मेथड है, वो किसी भी एक मेथड से क्वेश्चन दे सकता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मेरी बात आप कहीं दिमाग में बैठा के रख लो। जो बच्चा इसके ऊपर में डेटर सिस्टम, जो बच्चा डेटर सिस्टम के ऊपर में कमांड कर लेगा ना, अगर आपको यह समझ में आ गया तो बाकी के जो मेथड्स है ना वो आपके लिए बच्चे का खेल बन जाते हैं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट, सारा ट्रिक, सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे टिका हुआ है डेटर सिस्टम के अंदर में। तो आप जानते हो ना हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आज की क्लास के एंड तक मैं आपको प्रूफ करूंगा कि इससे सिंपल कोई चैप्टर होगा नहीं। मैं वही टॉपिक उठाऊंगा जो कि सबसे ट्रिकी है, यानी कि डेटर सिस्टम, और इसके थ्रू मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। तो मैं अब आपको डेटर सिस्टम के थ्रू अकाउंट समझाना चाहता हूं, और उसके भी पहले मेरे बच्चे, उसके भी पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। पता है क्या, ये जो 3 मेथड आपको यहां पे बताए गए ना, ये 3 मेथड, आखिर ये 3 मेथड अलग से क्यों आखिर 3 मेथड? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ दो मैं पढ़ाई की बात ही नहीं करता, मैं आपसे बात करता हूं। मुझे ये बताओ कि अगर मान लो एक हेड ऑफिस या कोई भी आदमी, आप हो, मैं हो, कोई भी, लिखना बंद करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कोई भी आदमी अगर मान लो अकाउंट्स मेंटेन करता है, मान लो हेड ऑफिस क्या कर रहा है जी, अपने ब्रांच का ही अकाउंट मेंटेन करना चाहता है, ब्रांच का ही, तो अकाउंट्स को मेंटेन करने का आपका मेन मोटिव क्या होता है? आप अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हो? यही जानने के लिए ना, अगर एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करना चाहता है तो उसके पास मोटिव क्या है जी, कि भैया ये जो मेरा ब्रांच है वो प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस कमा रहा है 1 साल के अंदर में, एक तो ये पता करना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर अकाउंट्स मेंटेन करता है तो उसको मेन मोटिव क्या जी, वो क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमा रहा है वो जानना है। दूसरा, ये अगर इसका अकाउंट मेंटेन करना चाहता है तो ये जानना चाहता है भैया इसके पास एसेट्स कितने हैं, इसके पास लायबिलिटी कितना है, इसके पास कैपिटल कितना है, यही तो जानना चाहता है। गलत बोल रहा हूं क्या? आप मुझे बताइए, अगर ये हेड ऑफिस इस छोटे ब्रांच, स्मॉल ब्रांच का अगर अकाउंट्स मेंटेन करना चाहता है तो अकाउंट्स मेंटेन करने का किसी भी दुनिया में इंसान का, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो ही तो मेन मोटिव होते हैं बच्चे। एक आपका प्रॉफिट लॉस को पता करना, और दूसरा आपके पास एसेट्स कितने हैं, कैपिटल कितना है, लायबिलिटी कितना है, यही तो पता करना चाहते हैं। बोलो ना हाँ। ये सर देखो, मैं पहले बता दूं आगे बढ़ने के पहले कि जब कोई हेड ऑफिस छोटा ब्रांच खोलता है ना तो वहां पे कैपिटल जैसा नाम नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल हमेशा हेड ऑफिस का होता है। वहां पे क्या नाम आएगा जी, उसका प्रॉफिट लॉस, दूसरा एसेट्स कितने, लायबिलिटी कितना है। पता है हेड ऑफिस ने सोचा कि भैया ये जो छोटा ब्रांच है ना, पता मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये 3 मेथड का आखिर जन्म क्यों हुआ, क्यों 3 नए मेथड है, उसका रीजन आपको बताना चाहता हूं। ये हेड ऑफिस ने सोचा कि यार इस छोटे से ब्रांच का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसको पता करने के लिए मैं इस ब्रांच का क्या बना लेता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इनके एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, इसके लिए क्या बना लो जी, बैलेंस शीट बना लो। हेड ऑफिस ने सोचा अपने छोटे ब्रांच का प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेता हूं, और इनके एसेट्स लायबिलिटी को पता करने के लिए बना लूंगा बैलेंस शीट। क्या जाता है इसके अंदर में? हेड ऑफिस ने ऐसा सोचा मेरे बच्चे, लेकिन जैसे ही हेड ऑफिस ने ऐसा सोचा और करने की शुरुआत की, अकाउंट्स ने इस हेड ऑफिस को रोक दिया। अकाउंट्स कहता है कि हेड ऑफिस ना 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 ना, अगर आप अपने इस छोटे से ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाना चाहते हो, बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, तो आपको कंप्लीट अकाउंटिंग करना पड़ेगा।
क्योंकि हमारा अकाउंट्स का रूल है कि कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट अगर आपको बनाना है तो प्रॉपर अकाउंटिंग करना पड़ेगा। प्रॉपर अकाउंटिंग का मतलब हो गया फिर इस ब्रांच का आपका जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बनाना पड़ेगा। पढ़ा ना 11वीं क्लास से। अब देखो हेड ऑफिस ने अकाउंट्स को बोला यार छोटा सा ब्रांच है, 8-10 आइटम के लेन देन होंगे, 8-10 आइटम के लिए आप कहते हो उसका जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, सब्सिडरी बुक बनाओ, फिर उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। ये तो गलत होगा, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अकाउंट से बोला मेरी मजबूरी है, अगर इन सबको बनाना, ये नाम लिखना चाहते हो तो प्रॉपर अकाउंट्स आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। पता क्या हुआ, इस हेड ऑफिस ने एक चैलेंज लिया। इसने अकाउंट्स को बोला कि ठीक है, आप कहते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाओगे तो ये बनाना पड़ेगा, मैं इनको नहीं बनाऊंगा और इसलिए मैं इन अकाउंट्स को भी नहीं मेंटेन करने वाला, मैं नहीं मेंटेन करूंगा, मुझे कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं करना। लेकिन बिना कंप्लीट अकाउंटिंग किए बगैर मैं इन तीन मेथड्स के थ्रू अपने इस छोटे से ब्रांच का प्रॉफिट लॉस भी पता कर लूंगा और इनके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना, वो भी पता कर लूंगा। ऐसा हेड ऑफिस ने किसको बोला? अकाउंट्स को। अकाउंट्स बोला कि आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये नाम लिखोगे तब तो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा। तो बिना प्रॉपर अकाउंटिंग किए बगैर वो कैसे अपने ब्रांच का प्रॉफिट लॉस पता करेगा, एसेट्स लायबिलिटी पता करेगा? इसी के लिए इस 3 मेथड का जन्म हुआ, इन 3 मेथड्स का जन्म हुआ। क्लियर है आपको ना? एक बार मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा होगा कि सर एक ही चीज बार बार रिपीट क्यों करो, बट बताऊं, मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं आपके दिमाग में वो चीज बिठा देना चाहता हूं आगे बढ़ने के पहले, कि हमेशा ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं जी, कि प्रॉपर अकाउंटिंग करने के बजाय हेड ऑफिस क्या करेगा जी, इस छोटे ब्रांच का एक लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करेगा और लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करके इनका प्रॉफिट लॉस पता करेगा और इनके एसेट्स कितने, लायबिलिटी कितना, वो भी पता करेगा। वो कैसे पता करेगा, उसी के लिए हम 3 मेथड पढ़ रहे हैं। इस 3 मेथड में पहले हम किसकी शुरुआत करेंगे? आपका डेटर सिस्टम का। तो आइए अब मैं पेज चेंज कर रहा हूं और मैं आपको डेटर सिस्टम पे लेकर आ रहा हूं। आप बिल्कुल नया पेज लो और आप एक काम करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या कीजिए, हेडिंग डालिए और उस हेडिंग में क्या करेंगे जी, आप लिखेंगे डेटर सिस्टम। और एक काम जरूर करना कि आप ना, जैसे ये रजिस्टर आपका है तो कोशिश कीजिए कि अब जो मैं आपको लिखाने वाला हूं उसमें ये 2 पेज आपके साथ रहे। इस पेज पे अभी लिख रहे हैं, इस पेज पे कुछ और बातें लिखाएंगे। अगर आप इस पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस पेज को छोड़ दो, बर्बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 पेज एक साथ लिखना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको अभी 15 से 20 मिनट में खुशी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ऐसे 2 पेज लेंगे और इस पेज पे आप मेरे साथ लिख रहे हैं। आइए ना, लिखिए मेरे साथ। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं जी, डेटर सिस्टम। हम लोग डेटर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। डेटर सिस्टम के अंदर क्या होता है, पहले बताओ रिकॉर्डिंग किसके बुक में होगा, मुझे बताइए रिकॉर्डिंग किसके बुक में होगा। ये देखिए आप, रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है बच्चे? रिकॉर्डिंग हो रहा है हेड ऑफिस के बुक में। हेड ऑफिस क्या कर रहा है, अपने छोटे से ब्रांच का अकाउंट मेंटेन कर रहा है डेटर सिस्टम के थ्रू। तो ये कंफर्म्ड हो जाए कि डेटर सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हो ये किसके बुक में हो रहा है जी? इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि जो हमारा हेड ऑफिस है ना, वो क्या कर रहा है, इस सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहा है। पता है डेटर सिस्टम के अंदर में हेड ऑफिस क्या करेगा, वो ब्रांच का, वो क्या जानना चाहता है जी, वो ब्रांच का एक तो या तो प्रॉफिट लॉस, दूसरा क्या, एसेट्स या लायबिलिटी जानना चाहता है ना। कैपिटल तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो इन चीजों को पता करने के लिए हेड ऑफिस क्या करेगा, इस सिस्टम के अंदर में एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। लिखिए मेरे साथ, स्टार्ट करेंगे। जब मैं बोलूंगा चुप होने को तभी चुप होंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे, है ना। हेड ऑफिस क्या कर रहा है, डेटर सिस्टम के अंदर में अपने छोटे से ब्रांच का प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए और एसेट्स लायबिलिटी को पता करने के लिए क्या बना रहा है जी, ब्रांच अकाउंट। ये लीजिए, मैं आपको ब्रांच अकाउंट का आपको फॉर्मेट दे रहा हूं। ये रहा हमारा ब्रांच अकाउंटिंग का फॉर्मेट, बहुत प्यारा सा। अभी दिमाग में कोई इफोर नहीं आएगा, बस मेरे साथ लिखते चलिए। आपसे 2 घंटा मैंने आज का मांगा है, आपको कितना भी गुस्सा आ जाए बट इन तक आपको मेरी बातें सुननी होगी। सुनो ना ध्यान से। पता बच्चे, हेड ऑफिस क्या करता है, अपने उस छोटे से ब्रांच, स्मॉल स्केल का जो ब्रांच काम कर रहा है, जिसका वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इस ब्रांच का क्या करेगा, यहां लिखता है इस ब्रांच अकाउंट में, लिखिए मेरे साथ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स।
है ना। यानी कि जिस साल की अकाउंटिंग कर रहा है, मान लो अकाउंटिंग कर रहा हूं 2025 का, और 2025 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 चलता, मान लो ये टाइम पीरियड आपका है। तो इस टाइम पीरियड में स्टार्टिंग में जितने भी उनके पास एसेट्स होंगे ना, उन सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहां लिखेगा। अब देखो ना कौन से एसेट्स हो सकते हैं, मैं कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे कि स्टॉक आपका हो गया, जितने भी एसेट्स हो सकते हैं। ब्रांच के पास जो भी एसेट्स है सबके ओपनिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग आपका स्टॉक हो गया, फिर मैं यहां कहता हूं मान लो यहां पे कैश है जी, कैश आपका हो गया, डेटर्स हमारे पास हो गए, और भी कुछ नाम बताओ ना जो ब्रांच के पास होगा। मान लो उनके पास कुछ फर्नीचर है तो फर्नीचर लिख दिया, बिल्डिंग होगा, जो भी होगा, है ना। अब फिलहाल आप इतने नाम लिखिए। मैं तो कहता हूं कि ब्रांच के पास साल के स्टार्टिंग में जितने भी एसेट्स रहे होंगे उन सबका ओपनिंग बैलेंस आप यहां लिखेंगे। और मेरे बच्चे यहां लिखेंगे आप आपका क्या जी, क्लोजिंग बैलेंस लिखिए यहां पे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, बिना किसी डाउट के। जिनका ओपनिंग बैलेंस होगा उनका क्लोजिंग भी होगा। तो स्टॉक यहां पे आप लिखिए, स्टॉक यहां पे, और क्या है जी, कैश हमारे पास है तो कैश लिखा हमने, डेटर्स हमने लिखा, डेटर्स हमने लिखा, फर्नीचर लिखा, और भी कोई एसेट्स अगर साल के बीच में क्रिएट हुए होंगे तो वो भी मैं लिख दूंगा, देख लूंगा बाद में। अभी तो फिलहाल मैं फॉर्मेट आपको समझा रहा हूं। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स यहां, क्लोजिंग बैलेंस यहां पे। यहां लिखोगे मेरे बच्चे ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, लिखो ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। अगर ब्रांच कुछ काम कर रहा हमारा तो ब्रांच के पास कुछ लायबिलिटी भी तो होंगे। अगर कुछ लायबिलिटी है, अगर कुछ है, क्वेश्चन सब बताएगा, तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहां, और यहां लिखेंगे बच्चे बीच में अच्छा खासा गैप छोड़ के क्लोजिंग बैलेंस लिखिए यहां पे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी हम यहां पर लिखेंगे। कुछ नाम बताओ ना लायबिलिटी का, जैसे ब्रांच के पास मान लीजिए क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स हमने यहां पे लिख दिया स्टार्टिंग में। कुछ मान लो कि बैंक लोन है, ब्रांच के पास कोई लोन लिया हुआ है जी, तो उसका हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, जितने भी लायबिलिटी होंगे ना उन सबका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन बताएगा, और क्लोजिंग बैलेंस आप क्या करेंगे उनका यहां लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स हमारे पास आ गया, बैंक लोन आ गया, और भी कुछ नाम अगर क्रिएट हुए होंगे तो वो भी हम लिख देंगे, देखेंगे अभी क्वेश्चन में, आप चिंता नहीं कीजिए, फिलहाल फॉर्मेट पे मास्टरी कर रहे हैं। एक बात बताओ बच्चे, हेड ऑफिस इस छोटे ब्रांच का क्या क्या जानना चाहता था? एक तो प्रॉफिट लॉस, दूसरा क्या उनके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं। देखो ना, उन्होंने इस ब्रांच अकाउंटिंग में जितने भी उनके एसेट्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, उनको यहां पे लिख दिया। तो एक तो पर्पस पूरा हो गया एसेट्स लायबिलिटी को जानने का। हमें बैलेंस शीट नाम यूज नहीं करना, हम बैलेंस शीट यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मकसद तो है ना, हम जानना तो चाहेंगे भैया कि ब्रांच के पास कितने एसेट्स लायबिलिटी है, तो हमने क्या किया यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। अभी दिमाग में कोई फॉर नहीं। अब देखो दूसरा मोटिव इस ब्रांच का हमें क्या जानना है जी, प्रॉफिट लॉस, यानी कि हमारे इस ब्रांच ने इस एक साल के अंदर में क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया। एक बात बताऊं, ये छोटे ब्रांच ने इस एक साल में क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया, इस बात को जानने के लिए यहां पे मैं क्या करूंगा जी, 3 और नाम ऐड करूंगा, सिर्फ 3 नाम, और 3 नाम ऐड करते ही मेरा उसका प्रॉफिट लॉस भी निकल के आ जाएगा। कौन से 3 नाम है लिखिए यहां पे, लिखेंगे टू कहते हैं कि गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच। सर ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दो, और अमाउंट जो होगा बाहर में, कि जब जो हेड ऑफिस है ना बच्चे, हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस इस छोटे से ब्रांच को बोलता है कि भैया तुम ना गुड्स परचेज मत करो। क्यों परचेज करोगे, छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, मैं ही गुड्स परचेज करके तुम्हें दूंगा, तुम बस बेचने का काम करो। पर बच्चे जिन गुड्स को हेड ऑफिस ने परचेज करके ब्रांच को दिया है कि लो इस गुड्स को बेचना है तुम्हें, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच। याद रहेगा, ये नए नए वर्ड्स है जो आपके पास आ रहे हैं, इन वर्ड्स की कलाकारी में पूरी क्लास में समझाऊंगा, बट सुनो मेरी बात कि गुड्स सेंट टू ब्रांच का मतलब क्या जी, जिन गुड्स ने को हेड ऑफिस ने परचेज किया है और परचेज करके ब्रांच को दिया है कि ब्रांच लो इन गुड्स को बेच देना, उन गुड्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच आपका, ठीक है। यहां लिखिए, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे क्या जी, टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। सर टू बैंक अकाउंट कब लिखा जाएगा, लिखिए इसके अंदर में एक किसी की एंट्री आएगी, अगर कोई भी एक्सपेंसेज, साथ साथ लिखना आपको, कोई भी एक्सपेंसेज अगर पेड बाय हेड ऑफिस होता है,
कोई भी एक्सपेंस अगर हेड ऑफिस पे करेगा, किसके लिए? ब्रांच के लिए। ऑब्वियस बात है, हम ब्रांच के प्रॉफिट लॉस को निकाल ले बदमाश। तो इस ब्रांच के लिए कोई भी एक्सपेंस अगर हेड ऑफिस पे करेगा, रेंट पे करेगा, सैलरी पे करेगा, कमीशन पे करेगा, कुछ भी, तुम क्या बोलेंगे? टू बैंक अकाउंट। आपका टू बैंक अकाउंट, ये उसका ब्रैकेट में चला जाएगा, टू बैंक अकाउंट आपका। और यहां पे क्रेडिट में एक नाम और लिखिए आप, यहां पे बाय रेमिटेंसेज। क्या लिख रहे हैं आप? बाय रेमिटेंसेज। सर रेमिटेंसेज क्या होता है मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिए। पहले रेमिटेंस का मतलब थोड़ा सा बता देता हूं, फिर उसके आगे मैं लिखूंगा इसमें क्या क्या आएगा। जरा बताओ कि गुड्स बेचेगा कौन? मुझे बताइए कि मैं दिल्ली में काम कर रहा हूं, मेरा एक ब्रांच मुंबई में काम कर रहा है, तो मुंबई में गुड्स कौन बेच रहा होगा? सर ब्रांच बेच रहा होगा। ऑब्वियस बात है, तभी तो उसको ओपन किया था, ब्रांच बेच रहा होगा। मुझे बताओ, जो ब्रांच गुड्स बेचेगा तो ब्रांच के पास पैसे आएंगे ना बच्चे? जब ब्रांच मेरा गुड्स बेचेगा तो पैसे उसके पास आएंगे ना? ये सर आएंगे। मुझे बताओ, ब्रांच के पास जो पैसे कलेक्शन होंगे वो पैसा वो किसको दे देगा? सर हेड ऑफिस को। मैं दिल्ली में हूं, मेरा एक ब्रांच मुंबई में काम कर रहा है, मुंबई में जो भी पैसा कलेक्ट होगा गुड्स को बेच करके वो पैसा मुझे ही तो देगा बच्चे, मैं ही तो मालिक हूं। तो मेरे ब्रांच ने गुड्स को सेल करके जितना भी पैसा कलेक्ट किया वो पैसा क्या किया जी? मुझे दे दिया, यानी कि आपके हेड ऑफिस को दे दिया। तो जितना पैसा एक साल के अंदर में इस ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया होगा उसी को बोलते हैं रेमिटेंसेज। रेमिट करना, भेजना, जितना पैसा हेड ऑफिस ने ब्रांच ने क्या किया होगा, हेड ऑफिस को भेजा होगा, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेज। मुझे बताओ, ब्रांच के पास पैसा कहां से आएगा जी रेमिट करने के लिए? सेल करके। ब्रांच ने क्या किया होगा जी? सेल किया होगा, और सेल करके पैसा आया होगा। सेल दो तरीके से होगा, या तो कैश पे होगा या फिर क्रेडिट पे होगा, यही ना? अगर सेल कैश पे हुआ है तो कैश सेल्स करके जितना पैसा आया होगा, एक तो वो पैसा रेमिट हो जाएगा। बोलो हाँ, ये सर। और अगर मेरे बच्चे, अगर सेल ब्रांच ने क्रेडिट पे किया है तो मैं जानता हूं कि जब आप सेल क्रेडिट पे करते हो तो पूरे पैसे का कलेक्शन नहीं होता, उसमें से कुछ पैसा अभी कलेक्ट हुआ है, कुछ हो सकता है कि बाद में कलेक्ट हो जाएगा, कुछ हो सकता है कि बैड डेट्स हो जाएगा, बहुत सारी बातें। बट खैर मैं उन चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अगर सेल आपने क्रेडिट पे किया तो क्या हुआ होगा जी? कलेक्शन, उसमें से जितना भी पैसा आपने कलेक्शन किया होगा फ्रॉम डेटर्स, है ना, डेटर से जो पैसा कलेक्ट किया होगा। मान लो हमने 6 लाख का सेल किया क्रेडिट पे, 6 लाख में से हमने एक साल में, एक साल की अकाउंटिंग हो रहा है, 5,80,000 हमने कलेक्ट कर लिया, तो जितना पैसा कलेक्ट हुआ होगा वो भी हमने हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया होगा। तो रेमिटेंस पे दूसरा नाम आएगा आपका क्या जी? कलेक्शन। दूसरा नाम क्या आएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सर 2-3 सवाल दिमाग में है, आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि जब तक मेरा 2 घंटा नहीं खत्म हो जाएगा कोई भी दिमाग में इफ और नहीं। बिलीव करो, आपके संतोष सर इस चैप्टर को बहुत मस्त तरीके से जानते हैं, और उतने ही मस्त तरीके से आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं ताकि लाइफ टाइम इस चैप्टर को ना भूले और दुनिया में किसी को भी आसानी से पढ़ा दे। मुझे बस 2 घंटे अपना दे दो और कुछ भी नहीं। तो मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि रेमिटेंस का मतलब है कि छोटे ब्रांच ने गुड्स को बेच करके एक साल के अंदर में जितना भी पैसा कलेक्ट किया होगा वो पैसा उसने हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया होगा, उसी को बोलेंगे रेमिटेंसेज। यानी कि पैसा क्या होगा जी? 2 होगा, एक कैश सेल्स का, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपका होगा। बस मेरे बच्चे, बस खत्म होगी बात। मैं इन सबको मिटा के हटाना चाहता हूं। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था आपको, है ना। और बताऊं, एक सच्चाई बताऊं, मजे की बात, अब आपका काम पूरा हो गया है, इसको क्लोज कर देना। इन सबको ऐड करना, इन सबको यहां पे क्या करना जी? ऐड करना, इन सबको ऐड करना, इनमें से इन सबको माइनस करना, इन सबको माइनस करना, इन सबको माइनस करना। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ गया, अगर आपका बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ गया तो कह देना कि ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है एट ब्रांच। आप कह देना ये प्रॉफिट है एट ब्रांच। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आ गया, नो डाउट कि अगर बैलेंसिंग फिगर आपका इस साइड आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ जाएगा तो कह देना ये लॉस है एट ब्रांच आपका। इसमें भी पूरी सच्चाई है कि चाहे प्रॉफिट आएगा चाहे लॉस आएगा, आएगा एक ही कोई ना कोई, दोनों थोड़े ही आ पाएगा बदमाश। या तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा या क्रेडिट में। डेबिट में तो कह देना कि प्रॉफिट है और क्रेडिट में तो क्या कह देना? लॉस है आपका। बस मेरा काम पूरा हो गया, मैंने आपको बता दिया। मैं किनारे हो जाता हूं, आगे बढ़ूं उसके पहले अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके पहले यहां तो कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ही मेरे साथ आगे आपको बढ़ना है। आप प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर हो गया, आगे बताओ। क्या बातें समझ में आपको आई? ये सर बातें समझ में आई? नहीं आई मेरे बच्चे? कहां आपको बातें समझ में आई?
क्या क्या हो गया आपको? कौन सी अकाउंटिंग सीख के आज तक आप बड़े हुए हो? कैसे समझ में आया मुझे बताओ? ये कौन सा तरीका है प्रॉफिट निकालने का? ये प्रॉफिट निकालने कौन सा तरीका है? भूल गए वो बचपन की बातें? बचपन में आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर हुआ करते थे, इस प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए वो आपको सिखाया करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ। और उस ट्रेडिंग मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, जरा देख लो, आप लिखना बंद करो, मेरा देख लो यहाँ पे, मैं उस बचपन की बात करना चाहता हूँ। याद कीजिए, बचपन में आप क्या करते थे? बनाया करते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों को इकट्ठा कर दूं, और अगर ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना रहा हूं किसका जी? एक ब्रांच का, छोटा ही सही यार, छोटा ही सही। अगर स्मॉल स्केल का, स्मॉल सर ये हम लिखे नहीं लिखना आपको, बस मेरी बात सुननी है। स्मॉल स्केल ब्रांच का अगर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो आप पहले क्या करते थे? आप बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। याद करो, बचपन में छोटे छोटे जब आप बच्चे थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर हुआ करते थे, वो प्रॉफिट, जब हम इस ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते थे तो हमें सिखाया गया था कि भैया इस ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेज होंगे ना, जितने भी एक्सपेंसेज होंगे उनको आप डेबिट में रिकॉर्ड करना, जितने भी एक्सपेंसेज होंगे, और जो भी रेवेन्यू होगा उनको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करना। याद करो बचपन की बात, मैं आपको याद दिलाऊं क्या क्या हुआ करता था। ये देखो आप यहाँ पे, आप याद करो, आप यहाँ पे लिखा करते थे ओपनिंग स्टॉक। मुझे तो याद है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दोनों को इकट्ठा करके बात कर रहा हूं, दोनों को इकट्ठा करके। ओपनिंग स्टॉक लिखा करते थे आप, यहाँ पे परचेजेज लिखा करते थे, परचेजेज लिखा करते थे आप यहाँ पे आप सेल्स को लिखा करते थे बच्चे, सेल्स को। और थोड़ी सी और भी याद ताजा कराऊं ना, तो सेल्स दो तरीके का होता था, एक कैश पे और दूसरा आपका क्रेडिट पे। आप ऐसे लिखा करते थे। यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक को लिखा करते थे, क्लोजिंग स्टॉक को लिखा करते थे। और मैं अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दोनों को इकट्ठा कर दूं, तो इस ब्रांच का जो भी एक्सपेंस होएगा, जो भी एक्सपेंस होगा, उन सारे एक्सपेंसेज को यहां लिखा जाएगा। एक बात बताऊं, ब्रांच के जो एक्सपेंसेज होते हैं ना बच्चे, उन एक्सपेंसेज को हम ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो उस ब्रांच का जो एक्सपेंसेज होगा, वो ब्रांच का जो एक्सपेंसेज होगा वो पेड बाय आपका हेड ऑफिस होगा। अरे इस छोटे से ब्रांच का ही सही, जो एक्सपेंसेज वहां पे हो रहे होंगे, रेंट पे किया जा रहा है, सैलरी पे किया जा रहा है, कमीशन पे किया जा रहा है, बहुत सारे खर्चे, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो इस ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेज होंगे या तो हेड ऑफिस पे कर रहा होगा। बोलो हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रांच के जो एक्सपेंसेज है, ब्रांच के जो एक्सपेंसेज है वो पेड बाय ब्रांच ही हो जाए। बोलो आप, क्या ऐसा नहीं हो सकता बच्चे कि ब्रांच में जो एक्सपेंस हो रहा है उसका पेमेंट ब्रांच खुद ही कर दे? ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और हाँ, कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेज होते हैं जो एक्सपेंसेज तो है, हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में दिखाते तो है, बट उनका पेमेंट नहीं होता। बोलो ना, ऐसा कुछ खर्च नहीं होता क्या? मैं आपको याद दिलाता हूं ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, यहाँ पे आपका बैड डेट्स, याद कीजिए, बैड डेट्स का हम किसी को पेमेंट करते हैं क्या? नहीं सर, बट एक्सपेंस तो होता है, लॉस तो है जी, वो भी रिकॉर्ड होता है। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, आपका यहाँ पे बैड डेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और कुछ नाम बताओ जी जो आपके एक्सपेंसेज है, मतलब जो एक्सपेंसेज है बट हम उनका पेमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, है ना, लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थे, बहुत सारे नाम होते हैं बच्चे। मैं कितने नाम बताऊं, कितने नाम बताओ? याद करो बचपन से, जब भी आप किसी का प्रॉफिट निकालते हो, किसी का ही प्रॉफिट निकालते हो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स लिखते हो और सेल्स में सारे एक्सपेंस को मैनेज करते हो। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आता है यहाँ पे हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट है, और यहाँ तुम उसको लॉस कहते हैं। यही तो बचपन से सीखा है मेरे बच्चे, यही तो बचपन से सीखा है। और मैं वही बात कहना चाहता हूं कि यार आज अगर हम इस छोटे से ब्रांच का, मतलब हेड ऑफिस अगर प्रॉफिट निकालना चाहता है, तो आप कुछ भी करो, तरीका तो यही होगा ना, एक्सपेंसेज को और रेवेन्यू को दिखाओ, रेवेन्यू में एक्सपेंस को मैनेज करो, प्रॉफिट निकल के आएगा। ये आपने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हेड ऑफिस ने क्या किया जी, इस ब्रांच का एसेट्स लिख दिया, लायबिलिटी लिख दिया, ओपनिंग का, क्लोजिंग का भी लिख दिया, और 2-3 सिर्फ इनकम्प्लीट उल्टे सीधे नाम लिखा, और कहता है कि प्रॉफिट निकल के आ गया। और आपके संतोष सर ने पूछा कि क्या आपको ये समझ में आ गया? आप बोलते हाँ सर, हमें समझ में भी आ गया, हम तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां तक समझते हैं बाकी बच्चे बस ये फॉर्मेट है जी, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, क्वेश्चन उनको 2-4 सॉल्व कर लेंगे, बट एग्जाम में कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम नहीं किया। मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं,
मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं कि हमेशा जब भी आपको प्रॉफिट निकालना ना बच्चे, तो प्रॉफिट को निकालने के लिए रेवेन्यू में आपको सारे एक्सपेंस माइनस करने ही होंगे, तभी प्रॉफिट निकल के आएगा। और एग्जैक्टली यही काम मैं यहां भी कर रहा हूं, बट एक मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी जी? कि हमें एक ही अकाउंट बना के अपने ब्रांच का एसेट्स लायबिलिटी भी जानना है और प्रॉफिट लॉस भी निकालना है। तो इन्हीं बातों को थोड़ा सा मोल्ड करके इनडायरेक्टली मैं यहां पे दिखा रहा हूं, और तभी मैं कह रहा हूं कि यहां पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है। मैं आपको प्रूफ करता हूं, दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप दुनिया से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ दो ही लोग आपको दिखाई देंगे, एक आप और एक आपके संतोष सर। और फिर आगे की बातें मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे। दिमाग में अभी कोई इफ और नहीं, मैं आज ही एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन कराऊंगा, देखो कैसे आप करना शुरू कर दोगे। बट सुनो मेरी बात, मैं क्या करने वाला हूं, मैं प्रूफ करने वाला हूं। यहां की सारी बातें आपने यहां पर रिकॉर्ड की है, देखो कैसे। सुनो, मान लो ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक यहां पे 50,000 था, 50,000 ओपनिंग स्टॉक 50 लिखता मैं यहां पे। अब देखो यहां पे आपने स्टॉक लिखा तो है, स्टॉक, ये जो स्टॉक के आगे जो अमाउंट है ना बच्चे, यहां पे स्टॉक के आगे जो अमाउंट आपका है, यहां पे हम क्या करेंगे जी, विल राइट यहां पे आपका 50,000 हो गया आपका, है ना। ओपनिंग स्टॉक देखो डेबिट में, तो हमने डेबिट में लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मान लो यहां पे आपके पास 60,000 था। आप देखो ना, यहां भी तो स्टॉक लिखा आपने, ये देखिए आपका स्टॉक यहां पे एंड में कितना दिख रहा है जी, 60,000। क्या फर्क पड़ता है? सेम चीज यहां भी ओपनिंग स्टॉक में डेबिट में लिखा करता था, यहां भी लिख रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक आप यहां लिखा करते थे, क्लोजिंग स्टॉक आप यहां लिखते हैं। सारी बातें एग्जैक्टली वही काम आपका निकल के आ रहा है। सर ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन सर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बनाते थे, तो परचेजेज मान लो यहां पे 4 लाख के हुए हैं, वो परचेज तो यहां दिख रहा है, बट यहां पे कहां दिख रहा है? दिख रहा है मेरे बच्चे, दिख रहा है एक दूसरे नाम से। ब्रांच अगर खुद परचेज करेगा तो क्या बोलता है? परचेजेज। लेकिन गुड्स अगर हेड ऑफिस ने परचेज करके ब्रांच को दिया है कि ब्रांच लो इस गुड्स को बेच देना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गुड्स सेंड टू ब्रांच। अभी तो बताया था बदमाश, अभी तो बताया था मैंने, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपका मतलब कहने का कि वही 4 लाख रुपीज यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से आपका रिकॉर्ड हो रहा है। मैं प्रूफ कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग में बात बैठ जाए कि जो अभी तक बचपन से आप काम किया करते थे, एग्जैक्टली वही काम हम यहां भी कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई ट्रिकी कोई पॉइंट एग्जाम में आ जाए तो बहुत आसानी से सॉल्व कर जाए, है ना। तो ये देखो परचेजेज ना लिख के हमने यहां पे, सर फिर इसको हम परचेज नहीं लिख सकते? नहीं मेरे बच्चे, परचेज कब लिखेंगे? जब हेड ऑफ ब्रांच खुद परचेज करेगा। आएगा भी क्वेश्चन में, दिखाऊंगा, बहुत चीजें होने वाली है। फिलहाल तो दिमाग को शांत रखिए। ब्रांच खुद परचेज करता तो परचेज कहते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे गुड्स कौन परचेज करता है? हेड ऑफिस करता है और ब्रांच को देता है। तो जिन गुड्स को हेड ऑफिस ने परचेज किया और ब्रांच को दिया बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? टू गुड्स एंड टू ब्रांच। अमाउंट देखो, अमाउंट में फोकस कीजिए, 4 लाख। नाम में क्या रखा है? सर ठीक है, ये तो बात समझ में आई सर, लेकिन सर सेल्स कहां लिखा जरा बताओ। सेल्स मान लो ब्रांच ने आपका सेल किया है 2 लाख रुपीज कैश पे और 6 लाख का सेल किया है क्रेडिट पे, तो सर टोटल सेल्स तो 8 लाख हो गया। 8 लाख आपको लिखना चाहिए था, वो कहां लिखा? मैं वो भी प्रूफ करता हूं। ये देखो आप यहाँ पे, वो भी देखो कैसे 8 लाख में आपको दिखाता हूं कैसे निकल के आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे 8 लाख कैसे निकल के आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं वही ले लो जो लिखा था मैंने, सुनेंगे। देखो कैश सेल्स यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2 लाख रुपीज कैश सेल्स। कैश सेल्स यहां भी कितना दिख रहा है बच्चे? 2 लाख रुपीज। इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। कैश सेल्स आप यहां भी लिखा करते थे और कैश सेल्स आप यहां भी दिखा रहे, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, एक झगड़ा आप मेरे साथ कर सकते हो कि सर अगर सेल्स क्रेडिट पे 6 लाख हुआ है ना, मैं यहां आपको बता रहा हूं क्रेडिट सेल्स कितना हुआ है जी। क्वेश्चन कहता है कि मान लो 6 लाख रुपीज है ना, 6 लाख का क्रेडिट सेल्स है। 6 लाख में से मान लीजिए जो कलेक्शन हुआ है इस 1 साल के अंदर में, क्योंकि अकाउंटिंग 1 साल का कर रहे हैं, अगर वो 5,80,000 ही है, 580, तब तो सर आपको यहां पे आप 6 लाख रुपीज लिख रहे हो, लेकिन रेमिटेंस में यहां पे क्रेडिट सेल्स नहीं लिखा है, आपने लिखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है वो तो 580 है, तो आपने यहाँ पे 580 लिखा हुआ है। सर यहां तो आप पकड़ में आ गए, आपने तो गलत काम किया है, कॉन्सेप्ट आपका गलत है। क्योंकि यहां पे देखो तो 8 लाख रुपीज का फिगर दिख रहा है सेल्स, जो 8 लाख का है, बट यहां पे सेल्स साइड कितना दिख रहा है जी? 780 आपका। ये तो सर गलत हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कोई गलती मैंने नहीं किया। आप सुनो, यहां भी मैं आपको 8 लाख ही दिखा रहा हूं। यहां पे 8 लाख दिख रहा है ना आपको, यहां भी 8 लाख में दिखाता हूं। बोलो इस 2 लाख में कोई झगड़ा है? नहीं सर। सुनो ध्यान से, बताओ
कि अगर मैं सेल करता हूं क्रेडिट पे 6 लाख रुपीज का, 6 लाख का क्रेडिट पे सेल्स करता हूं और 6 में से 580 का कलेक्शन हो गया, तो साल के एंड में अभी डेटर से मुझे और कितना कलेक्ट करना होगा जी? सर 20,000। कॉमन सेंस है यार। अभी जरा बताओ, 6 लाख का सेल करूंगा क्रेडिट पे और 6 लाख में से 580 कलेक्ट हो गया, तो 20 अभी और कलेक्ट करना होगा ना? अरे बोलो ना हाँ बदमाश। यस सर। तो जो आपको डेटर्स आपका एंड में कितना निकल के आ रहा है? 20,000। इसी को मैं डेटर्स के आगे क्या करूंगा? यहाँ पे 20,000 दिखा दूंगा। लीजिए, मेरा काम पूरा हो गया। ये देखो, मुझे बताओ यहां पे टोटल मुझे कितना दिखाना था? 8 लाख। 2 लाख का कैश सेल्स, 6 लाख का क्रेडिट सेल्स। यहां पे दिखाया, कैश सेल्स को ऐसे ही लिखा और क्रेडिट सेल्स को जो 6 लाख रुपीज का अमाउंट है, उस 6 लाख को यहां पर लिखने के बजाय कलेक्शन 580 एंड 20 जरा बताओ 580 प्लस 20 इस साइड कितना अमाउंट आपको दिख रहा है? 580 प्लस 20 बताओ इस साइड कितना दिख रहा है? 6 लाख रुपीज का अमाउंट, 6 लाख का, जो कि क्रेडिट सेल्स के बराबर है। सर एक सवाल है, पूछू ना क्या? सर जब हमें 6 लाख रुपीज ही यहां पे आपको लिखना था, तो आप कलेक्शन क्यों लिखे? क्रेडिट सेल्स यहां लिख देते मेरे बच्चे। नहीं, अगर मैं यहां पे 6 लाख यहां लिख देता ना क्रेडिट सेल्स का, तो फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखा सकता था, क्योंकि अगर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दिखा दूंगा और ये 6 भी दिखा दूंगा, तो 6 प्लस 20 इस साइड 620 हो जाएगा, जबकि एक्चुअल सेल्स कितना? 6 लाख। मेरी मजबूरी समझो, इस हेड ऑफिस की मजबूरी समझो। हेड ऑफिस ने क्या करना? सिर्फ एक ही अकाउंट बना के अपने 2 पर्पस पूरा करने हैं। सिर्फ प्रॉफिट लॉस का पर्पस नहीं है मेरे बच्चे, उनके एंड में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना, वो भी दिखाना है। तो उन्होंने क्या किया? बोला कि ठीक है जी, कैश सेल्स तो मैं इसके साथ दिखा दूंगा, जो क्रेडिट सेल 6 लाख है उस पे उन्होंने एक स्मार्ट गेम खेला। 6 लाख को यहां दिखाने के बजाय जितना पैसा उसमें से कलेक्ट हुआ उसको यहां पर लिख दिया, और जो अभी एंड में डेटर्स बच गए उसको क्या क्या वहां लिख दिया। तो 580 प्लस 20 इस साइड क्रेडिट में कितना हो गया सेल्स का? 6 लाख रुपीज। देखो यहां पे आपको 6 लाख दिख रहा है, बिल्कुल बराबर आपका है ना। कोई आज के बाद अगर बाहर आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों, तो उसको बता देना क्योंकि हेड ऑफिस की मजबूरी है, एक ही अकाउंट बना के उसको 2 पर्पस पूरा करना है। एक तो आपका एसेट्स लायबिलिटी को भी जानना है जी, एंड प्रॉफिट लॉस भी निकालना है। तो हमने आपका क्रेडिट सेल्स को ना लिख के हमने 580 कलेक्शन को दिखाया, 20 आपका ये, तो 580 प्लस 20 कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख जो कि आपके क्रेडिट सेल्स के बराबर दिख रहा है, यानी कि हमने बिल्कुल सही काम किया है। ठीक है ना बच्चे, ये इसका मतलब होता है। सर एक सवाल है दिमाग में, अभी नहीं, थोड़ा सा समय दो ना बच्चे। मैं जानता हूं क्या दिमाग में सवाल है, लेकिन थोड़ा सा समय दो ना, मैं सारी बातें बताऊंगा, फिलहाल आगे बढ़ने दो मुझे आप। तो ये हमने काम पूरा कर दिया। ठीक है सर, चलो मान लिया आपने ये प्रूफ तो कर दिया, लेकिन सर एक्सपेंसेज कहां जरा बताओ। अगर मान लो एक्सपेंसेज यहाँ पे 40,000 मान लीजिए कि हेड ऑफिस ने पे किया, वो कहां दिखाया तो अगर कोई भी एक्सपेंस हेड ऑफिस पे करता है ब्रांच के लिए, तो हमने यहां लिखा तो है बच्चे, उस 40,000 का अमाउंट आपको लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है सर, मान लिया आपने यहां पे लिखा, लेकिन जो एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया वो कहां लिखा? मान लो कि ब्रांच ने भी 20,000 का एक्सपेंस किया है। 20,000 होगा ना, ब्रांच मेरा कहीं मुंबई में काम कर रहा था, ऐसा थोड़े कि यार ब्रांच में जो भी कुछ खर्च करना हेड ऑफिस हमेशा यहां से पे करेगा। छोटे मोटे खर्चे थे, ब्रांच ने खुद पे कर दिया, तो वो भी तो आपका यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉफिट को निकालने के लिए। सर उसको तो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है नहीं किया मेरे बच्चे, मैं आपको दिखाता हूं ना, आप सुनो तो मेरी बात। ये देखो कितना ब्रांच ने पे किया, 20,000। मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ दो अकाउंट्स को, मैं आपसे बात करता हूं। मैं यहाँ पे दिल्ली में काम कर रहा हूं, मैं हेड ऑफिस हूं, मेरा एक ब्रांच मुंबई में काम कर रहा है। उस ब्रांच को का जो मैनेजर है ना बच्चे, वो आप हो। मेरा जो ब्रांच मुंबई में काम कर रहा है उसका मैनेजर आप हो, आप ही सर्विस सर्व, आप ही सब कुछ संभाल रहे हो। मुझे बताओ, उस ब्रांच का रेंट पे करना है, सैलरी पे करना है, आप अपने घर से पे करोगे क्या? बोलो ना बदमाश। अगर मान लो मेरा एक ब्रांच कहीं पे काम कर रहा है, उस ब्रांच को अगर आप संभाल रहे हो, तो क्या उस ब्रांच में छोटे मोटे कोई भी एक्सपेंस होगा तो क्या आप अपने घर से पे करोगे? कभी नहीं होगा। आप क्यों पे करोगे? आप थोड़े उसके मालिक हो जी, मालिक तो मैं हूं। तो पता क्या होगा बच्चे, जब भी ब्रांच को एक्सपेंस पे कर रहा होगा ना, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि जो भी ब्रांच एक्सपेंस पे कर रहा होगा, इसका पेमेंट करने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को पहले से कुछ कैश दे के रखा होगा कि भैया ये कैश तुम अपने पास रखो, जो भी खर्चे होगा आप इसमें से पे कर देना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ब्रांच ने 20,000 का एक्सपेंस पे किया है, तो ब्रांच के पास यहां पे ओपनिंग कैश ना
ये 20,000 आपका यहाँ पे जरूर रहा होगा, क्योंकि मैं कंफर्म बताता हूं, आप भी अपनी आत्मा से पूछ के देख लो कि ब्रांच का जो मैनेजर है वो अपने घर से क्यों पे करेगा? वो तो एक एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिल रहा है, उसमें से क्यों पे करेगा? नहीं पे करेगा। तो अगर ब्रांच ने कोई भी एक्सपेंस किया होगा तो कंफर्म है कि हेड ऑफिस ने क्या किया होगा, जो उसको पैसा दिया होगा उसी में से पे किया होगा। ब्रांच के पास अगर 20,000 ओपनिंग में कैश था बच्चे, हेड ऑफिस ने देकर रखा था, इस 20,000 में उसने कितना खर्च कर दिया? पूरे 20 मान लो, पूरे 20। तो बताओ ब्रांच के पास एंड में कैश कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा, नील आपका। देखो मेरे दोनों पर्पस पूरे हो गए। वो क्या? एक तो एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने पे किया 20,000, उसको हमें कहां लिखना था? डेबिट में लिखना था। डेबिट में यहां भी तो लिखा हमने, देखो 20,000 डेबिट में, 20 हमने यहां पे लिखा डेबिट साइड में, आपका हो गया, आपका है ना। अगर मान लो आप कैश यहाँ पे 20,000 एंड में आपका यहाँ दिखा तो नील, और इसके साथ साथ यहाँ पे लिख दो जी एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच 20,000, तो मेरे बच्चे 20 डेबिट में 40,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया पेड बाय ब्रांच, जबकि उसने सिर्फ 20 एक्सपेंस इनकर्ड किया है। तो मैं कहता हूं कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बनाओ ना, उसमें क्या करना, जो भी एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया लिख देना यहाँ पे 20,000, क्या जाता आपका, लिख देना आप यहाँ पे। लेकिन जब हम डेटर सिस्टम से अकाउंटिंग करेंगे तो जो एक्सपेंसेस ब्रांच पे करेगा उसको मैं कहीं भी नहीं लिखूंगा, वो ब्रांच के पास जो कैश होगा हम उसी में से क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। सर एक सवाल है, पूछो। क्या सर, क्या जरूरी है कि ब्रांच के पास कैश 20 ही रहा होगा? नहीं मेरे बच्चे, 20 से ज्यादा भी हो सकता है। मान लो, चलो मैं आप ही की बात करता हूं कि इनके पास कितना था जी, 28,000 था। ब्रांच के पास कैश स्टार्टिंग में कितने का था? 28 में कितना एक्सपेंस कर दिया? 20 कर दिया। तो कोई बात नहीं, एंड में फिर कैश कितना बच जाएगा आपके पास? 8,000 बच जाएगा। 8,000 तब भी तो वही हुआ ना बदमाश, तब भी तो वही हुआ। मुझे बताओ 28,000 डेबिट में लिखा, नजर यहां 28 डेबिट में लिखा और 8 क्रेडिट में लिखा, तो नेट अमाउंट कितना ज्यादा हमने डेबिट साइड लिखा है? कितना ज्यादा? 20,000। हमेशा उतना ही अमाउंट आपका निकल के आएगा जितना एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया है। आप देख सकते हो 28 और फिर आपका 8, यानी कि वही निकल के आया। सर एक और भी सवाल है, अभी नहीं, जितना सवाल मैं रेज कर रहा हूं उतना ही अभी दिमाग में लेके चलो ना, 2 घंटे का समय भी आपने मुझे दिया है ना। तो मैं कहता हूं कि भैया एक्सपेंसेज हेड ऑफिस पे करेगा, लिख देना आप यहाँ पे। एक्सपेंसेज ब्रांच पे करेगा, उसको आप यहां लिखने के बजाय जो कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग होगा, उसमें से एडजस्ट कर देना। 28 है तो 28 माइनस 20 हो गया तो 8 आपका हो गया। 30 रहेगा, 30 माइनस 8 तो 22 कितना, 30 माइनस 20 तो 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन, कुछ भी आपका हो जाए, कोई बात नहीं। आई बात समझ में? यस सर। तो मेरा कुछ ज्यादा आपको बोलना नहीं, बहुत सिंपल बात है। आप कहते हो कि सर ठीक है सर, ये डेप्रिसिएशन कहां लिखा आपने? डेप्रिसिएशन, मान लो आपका जो फर्नीचर है मेरे बच्चे, फर्नीचर है, वो फर्नीचर आपका स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का मान लो, और 1 लाख में 10,000 वो डेप्रिशिएट हो गया। तो हम तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में वो 10,000 दिखाते हैं ना, जितना हमारा एक्सपेंस हुआ। सर वो कहां लिखा आपने? आप तो फर्नीचर 1 लाख रुपए 1 लाख लिख दिया आपने। मेरे बच्चे थोड़ा सा सुनो ना मेरी बात सुनो। आप मुझे बताओ 1 लाख का फर्नीचर ब्रांच के पास स्टार्टिंग में है, 1 लाख में अगर 10,000 का वो डेप्रिशिएट हो गया, अगर 1 में 10,000 डेप्रिशिएट हो गया, तो बताओ जरा कि आपके पास एंड में फर्नीचर की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 1 लाख रुपीज का अगर स्टार्टिंग में फर्नीचर है, उसमें से 10,000 अगर डेप्रिशिएट हो गया तो एंड में बैलेंस कितना बच जाएगा? 90,000। आप 90 यहां लिखोगे, बोलो जरा। 1 लाख रुपए डेबिट में, सॉरी 1 लाख रुपए आपने क्या किया? अरे आजा बदमाश, 1 लाख रुपए डेबिट में और 90 क्रेडिट में, ज्यादा 10,000 आपने किधर लिखा है? इस साइड लिखा है। क्यों लिखा है ऐसे? मजबूरी है, एक ही अकाउंट बना के 2 पर्पस पूरे करने हैं। हमें एसेट्स लायबिलिटी का भी ओपनिंग बैलेंस अपने दुनिया को बताना है और हमें प्रॉफिट लॉस भी निकालना है। तो हमने क्या किया जी, फर्नीचर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहां पे लिखा, और इन दोनों का जो नेट इंपैक्ट है 10,000, वो आपका क्या हुआ? वो इसी के बराबर निकल के आ गया। अगर आपका दिमाग कहता है कि सर ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं कि 1 लाख ये भी लिख देते हैं, 90 यहां पर भी, और यहां पे हम डेप्रिसिएशन 10,000 दिखा देते हैं, क्या जाता है? मेरे बच्चे गलत हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। 2 बार एक ही एक्सपेंस आपने दिखा दिया। एक तो 10,000 आपने ये दिखा दिया, और एक 1 लाख माइनस 90 10,000 और आपका डेबिट में दिख रहा है इनडायरेक्टली, तो एक्सपेंस 20 हो गया जबकि एक्सपेंस 10,000 हुआ है।
तभी तो मैं कहता हूं कि ठीक है जी, आप एक काम करो कि जो भी एक्सपेंसेज, जो भी आपका जो डेप्रिसिएशन है, उस डेप्रिसिएशन को आप क्या करो कि उसको यहां दिखाने के बजाय जो उस जिसपे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसी को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से क्या किया, एडजस्ट कर लीजिए, काम पूरा हो गया। आप कहते हो कि सर मान लो यहां पे 5000 का बैड डेट्स हुआ, वो कहां दिखाया? अरे वो भी दिख गया। मुझे आपसे पूछना है, आप जरा मुझे बताओ कि अगर 5000 का बैड डेट्स होगा, 5000 रुपए डूब गए, ये जरा बताओ कि 6 lakhs में 580 कलेक्ट हो गया और 5000 रुपए डूब गए, तो एंड में बैलेंस 20 बचेगा क्या? 20 बचेगा क्या? नहीं सर, फिर एंड में कितना हो जाएगा? 15,000। 5 डूब गया ना। तो ये जो आपका डेटर्स, ये जो 20 दिख रहा है बच्चे, ये 20 के बजाय यहां पे कितना दिखना शुरू हो जाएगा? 15,000। बताओ जरा, यहां पे 20,000 लिखने के बजाय अगर आपने 15,000 लिखा तो कितना कम लिखा इस साइड, कितना कम लिखा डेटर्स को? 5,000। जितना कम इस साइड लिख रहा हूं यानी कि उतना ज्यादा मैं यहां पे दिखा रहा हूं। या तो क्या कीजिए, डेटर्स 20 लिखो और 5 लिखो बैड डेट्स, तो ठीक है, बट काम खराब हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि 20 और बैड डेट्स 5, तो मेरे बच्चे डेटर्स तो एंड में 20 रहे ही नहीं, वो तो 15 हो चुके हैं। तो हमने कहा कि ठीक है जी, काम करते हैं, 5 को यहां लिखने के बजाय उस 20 में से माइनस करके एंड का बैलेंस कितना दिखा दो? 15,000। जितना कम इस साइड दिखा रहे हो, जितना कम इस साइड दिखा रहे हो, उतना ज्यादा आप इधर दिखा रहे हो। 1,90,000 कितना कम दिखा रहे हो? 10, यानी कि वहां दिखा रहे हो। 20 के जगह पे 15 लिखा, कितना कम दिखा रहे हो? 5, यानी कि 5 आप यहां दिखा रहे हो। मैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं कि आप इतना टेंशन मत लो, आप इतना रटने की कोशिश मत करो। मैं कुछ कसम दे रहा हूं, आप उस कसम को खा लो। क्या जी? सुनिए, जो भी एक्सपेंसेज हेड ऑफिस पे करेगा उसको तो मैं यहां पे लिखूंगा। इसके सिवाय मेरे बच्चे कोई भी एक्सपेंस और हो जाए ना, कोई भी एक्सपेंस और हो जाए, उन सारे एक्सपेंस को एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से एडजस्ट करूंगा। एक्सपेंसेज ब्रांच ने पे किया, कैश में से माइनस कर दो। आपके कहता है कि डेप्रिसिएशन हुआ, फर्नीचर में से माइनस कर दो। बैड डेट्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, डेटर्स में से माइनस कर दो। आग लगी, चोरी हो गया, गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टॉक के क्लोजिंग में से माइनस कर दो। दिखाऊंगा भी क्वेश्चन, आगे आपको निकल के आएगा मजे तरीके से। तो मैं तो फिलहाल अभी तक आपको यह प्रूफ करना चाहता हूं कि एक बार आप मुझे बताओ जरा कि अभी से ठीक 12-14 मिनट पहले आपने कहा था कि सर मैं फॉर्मेट समझ गया, क्या सच्ची में आपने वहां पे फॉर्मेट समझा था, या फिर अब आपके दिमाग में ये बातें बैठ रही है कि हाँ सर ये जो आपका ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं ना, अब दिमाग में थोड़ा क्लियर हो रहा है? आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, सुनिए मेरी बात, आंखें बंद। कौन अकाउंट मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। किसका अकाउंट? अरे आंखें बंद करना बदमाश। कौन अकाउंट मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। किसका मेंटेन कर रहा है? छोटे से ब्रांच का। छोटे से ब्रांच को मेंटेन करने के लिए कौन से मेथड की बात कर रहा हूं? डेटर सिस्टम का। डेटर सिस्टम में आपका कौन सा अकाउंट बनेगा? ब्रांच अकाउंट बनेगा। ब्रांच अकाउंट बनाने का हमारा मेन मोटिव क्या है? एक ही अकाउंट को बना के प्रॉफिट लॉस और एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ निकालना, क्योंकि हमें लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है। वो आपका ब्रांच का प्रॉफिट लॉस एसेट्स लायबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीन का मतलब कि एक तो ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटी, फिर क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटी, और फिर 3 नाम, गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू बैंक और रेमिटेंसेज आपका। इसके बाद क्या जी? कोई भी एक्सपेंसेज अगर ब्रांच ने पे किया, कैश में से माइनस हो जाएगा। कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश मतलब जो एक्सपेंस तो बट पेमेंट नहीं होता, बैड डेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, आपका वो क्या बोलते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग से माइनस कर देंगे और काम पूरा हो गया। बोलो जरा कि पहले आपको बातें समझ में आई थी कि अभी आपको बात समझ में आई है? बोलो ना। आप अगर इसको मुझे आप चैनल पे मेरा देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो जिस टाइम पे ये ब्रांच अकाउंट आप पढ़ रहे होंगे उसी टाइम पे आपको डाउट सेशन नंबर पे आपको मुझे भेजना है कि हाँ सर यहां तक की बातें पहले आपको समझ में आई थी कि अभी आपको समझ में आई। जरूर आप भेजेंगे इसके आगे बढ़ने के पहले, और आप जरूर कमेंट करेंगे इससे आगे बढ़ने के पहले वीडियो को पॉज करके। सर समझ में आ गया सर, आगे बताओ। मेरे बच्चे अभी नहीं, अभी भी अगर आप कहते हो कि समझ में आ गया तो ये आपका अति विश्वास है, क्योंकि अभी भी मेरे 2 घंटे भी खत्म नहीं हुए हैं। अब सुनिए ध्यान से, मैं पहले कुछ आपको नोट लिखाना चाहता हूं, कुछ नोट लिखा। इसको मैं मिटा दूं, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि यह चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है इनडायरेक्टली। अब कुछ पहले मैं आपको नोट लिखाना चाहता हूं। अरे आजा बदमाश, चलिए लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कुछ नोट। ये क्यों ऐसा हो रहा है? लो आप आ जाइए, मैं इससे ले लेता हूं। आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कुछ नोट।
लिखेंगे इसी से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि ये बातें जितनी जल्दी आपके दिमाग में बैठी है ना, आप बदमाश बच्चे भूल जाते हो आप। और मैं चाहता नहीं कि आप इस चैप्टर का कुछ भी बोले, क्योंकि बहुत प्यारा चैप्टर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत रेयरेस्ट केस में बच्चा अटेम्प्ट करता है, आप जरूर करोगे और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और हमेशा एग्जाम में देखा गया कि एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता आपके। लिखेंगे आप इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट फॉर रिवीजन। एग्जाम के टाइम पे आपको इससे फटाफट रिवीजन होगा, रिवीजन है ना। अंडर क्या जी, डेटर सिस्टम, अंडर डेटर सिस्टम, डेटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। लिखेंगे यहां पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, इन दिस मेथड कहता है कि ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आप इसमें क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। नंबर टू लिखेंगे यहाँ पे, नंबर 2 कहते हैं कि लिखना है यहाँ पे, एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच, एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच are not shown in branch account, लिखिए साथ are not shown in branch account because they are adjusted, या कह दो subtracted, कह दो ज्यादा बढ़ रहेगा, subtracted through ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश यानी कि जो ब्रांच के पास कैश है ना बच्चे, उस ब्रांच कैश से हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका उसी से माइनस कर देंगे, है ना। नंबर 3 लिखिए आप यहाँ पे, नंबर 3, नॉन कैश एक्सपेंसेज मतलब वो एक्सपेंस जो एक्सपेंस तो है बट उनका पेमेंट नहीं होता। नॉन कैश एक्सपेंसेज आर नॉट शोन in branch account because they are adjusted through different assets account, है ना। जिस एसेट से जुड़ा हुआ है उस एसेट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका बैड डेट्स हो गया, है ना, बैड डेट्स हो गया जो डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका, डिस्काउंट भी क्या करेंगे जी, डेटर्स में से माइनस आपका हो जाएगा। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, जिस एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा हम उसके ओपनिंग क्लोजिंग से माइनस कर देते हैं। कहता है कि गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो जाए, थेफ्ट, लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट ऑब्लिक फायर, एक्सेट्रा और भी जितने सारे नाम आप जानते हैं नॉन कैश के, वो सब मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाते, वो एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग से माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना। फोर्थ लिखेंगे आप यहाँ पे, फोर्थ लिखेंगे क्रेडिट सेल्स आर ऑल्सो नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट, है ना। ये भी ब्रांच अकाउंट में हम नहीं शो करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके जगह पे हम क्या करते हैं जी, कलेक्शन को रेमिटेंस में दिखाते हैं और डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस को। कुछ बैडर्स डिस्काउंट है तो ऑलरेडी डेटर्स को मैं उतना कम करके दिखाते हैं एंड में आपका। कैसे अभी क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। 4 हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे एक पॉइंट और भी आएगा, ये 4 के बाद एक पॉइंट और भी आएगा, 5वां। वो 5वां मैं थोड़ा सा देर में आपको लिखवाऊंगा। 5th पॉइंट का ना आप यहाँ पे 3 लाइन जगह छोड़ दीजिए। 5वें पॉइंट क्या है, वो आगे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कुछ भी रटे, सारी बातें अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझे तभी आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट आपको? नहीं सर। मैं ना सोच रहा हूं कि पहले यहां तक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कभी आया है, पहले वो क्वेश्चन करा दूं मैं आपको, और आपको विश्वास दिला दूं कि डेटर सिस्टम पे बहुत हद तक आप मास्टरी कर चुके हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। तो 5वें पॉइंट का जगह छोड़ दीजिए, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और अपने बुक को आपके लिए ओपन करता हूं।
ये जो मेरी बुक है ना बच्चे, आपके पास जो बुक गई होगी अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो ये बुक का मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके थ्रू मैं आपको कुछ समझाऊंगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स को अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेंगे, है ना। तो जिनके पास बुक है बुक से देखिए। आइए जरा मैं स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे पढ़ेंगे मेरे साथ। हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं डेटा सिस्टम के अंदर में। डेटा सिस्टम है ना जो अभी हम सिखा रहे हो, डिपेंडेंट मतलब छोटा सा ब्रांच है और इस सिस्टम में कैसे अकाउंटिंग होगा। पढ़िए ना मेरे साथ, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमेशा आपको बताएगा कैसे सॉल्व करना है। 1 जनवरी 2025 को बिल्डिंग है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर कहता है। एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच, एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस। बैड डेट्स आपको बता रहा है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बता रहा है। फिर कहता है कि स्टॉक आपके पास एंड में 25,000 है और कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, है ना बच्चे। ये आपको क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्योंकि मैं इसको अब छोटा करके मैं यहीं पे सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। आप इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन। जिन बच्चों ने अभी नोट्स डाउनलोड नहीं किया है, चाहे बदमाश है, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल छोटा करूंगा ताकि सिर्फ मुझे दिखाई दे और मैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे आप सोल्यूशन करेंगे। आप सोल्यूशन कर रहे हैं कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का मेरी बुकलेट से आपका, ठीक है ना। पहले मुझे बताओ रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है। रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। ये कभी मत भूलना, है ना, कि ये हेड ऑफिस जो है ना बच्चे, हेड ऑफिस वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। हेड ऑफिस अपने बुक में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका, है ना, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हेड ऑफिस किसके बारे में रिकॉर्ड कर रहा है, अपने छोटे से ब्रांच के बारे में। और किस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डेटा सिस्टम। क्योंकि 3 जो सिस्टम आपको बताया ना, तीनों में अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग होती है। तो अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, डेटा सिस्टम से अकाउंटिंग सिखा रहे हैं। डेटा सिस्टम में मुझे बताओ कौन सा अकाउंट आपका हेड ऑफिस बनाता है, वो बनाता है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट, है ना, ये आपका बनता है ब्रांच अकाउंट। ये लीजिए मैंने ब्रांच अकाउंटिंग आपके लिए रेडी कर लिया। ये रहा हमारा ब्रांच अकाउंट। मैंने आपको पहले बता दूं कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा। पहले तो बहुत कूल तरीके से, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है बहुत आसानी से उसको पढ़ो आप। हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया हमने। पढ़ने के बाद आपने क्या किया, शुरू किया ब्रांच अकाउंट बनाना। इसके बाद मेरे बच्चे इस ब्रांच अकाउंट में वो मिनिमम नाम जो मैंने आपको बोला ना, वो पहले लिखो आप। कौन कौन से नाम जी हमें यहां चाहिए। एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस, लिखिए मेरे साथ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आप यहां लिखेंगे, है ना, ओपनिंग बैलेंस। और यहां पे नीचे से 5-6 लाइन जगह छोड़ के आप यहां लिखिए क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। हम यहां पे एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस को यहां पर दिखा रहे हैं। तो ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास यहां पे आ गया। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, एक बार चाहो तो आप दोबारा पढ़ लो। क्या इस क्वेश्चन में किसी लायबिलिटी की बात कर रहा है क्या ब्रांच के पास कोई लायबिलिटी आपको दिख रहा है क्या बच्चे, जरा मुझे बताओ जरा, क्या ब्रांच के पास यहाँ पे कोई आपको लायबिलिटी दिख रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे एक मिनट, मुझे तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक भी लायबिलिटी, एसेट्स दिख रहे हैं, लायबिलिटी कहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन पक्का बताएगा या आपको हिंट देगा। कहीं पे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, कोई लायबिलिटी नहीं है, छोड़ दो। काश इस क्वेश्चन के अंदर में लायबिलिटी होते तो मैं लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग यहां पे लिखता। नहीं है तो कोई बात नहीं, खुशी मना लो, है ना। एक और भी खुशखबरी मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा ठहर जाओ, सुन लो। ओपनिंग एसेट्स हो गया, क्लोजिंग एसेट्स हो गया, लायबिलिटी नहीं है, छोड़ दो उसको। 3 नाम इसके बाद मैंने कहा था ना, 3 नाम यहां पे आएंगे जी। एक नाम आपका 2 लिखिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच, जो कि हमारा परचेजेज के बराबर होता है ना, परचेज आपका, गुड सेंड टू ब्रांच आपका। फिर मेरे बच्चे मैंने कहा था एक नाम आएगा टू बैंक अकाउंट। अगर कोई भी पेमेंट कौन करता है जी, हेड ऑफिस करता है, किसके लिए, ब्रांच के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट। कोई भी पेमेंट हेड ऑफिस ने किया फॉर द ब्रांच, तो हम क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। और एक नाम मैंने यहां पे कहा था बाय रेमिटेंसेज। कोई मुझे आप में से बताएगा कि रेमिटेंसेज के अंदर में 2 नाम आया करते थे। एक नाम हुआ करता था आपका कैश सेल्स, बोलो हाँ, बोलो हाँ। और एक नाम क्या होता था जी, कलेक्शन
फ्रॉम डेटर्स, तो वो नाम यहाँ पे लिख लो आप। मतलब जो मिनिमम चीजें आपको चाहिए ना इस अकाउंट के अंदर में, आप पहले उनको लिख लो, क्योंकि आपको ना पता होना चाहिए कि आखिर आपका टारगेट क्या है, इसके अंदर में आपका टारगेट क्या है, क्या आपको पता है और क्या ढूंढना है ना, और कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया जी, वो जो हमने बनाया था ना बच्चे, अभी ब्रांच अकाउंट जो दिखाया था उसका हमने मिनिमम चीजें यहाँ पे लिख दिया। ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, लायबिलिटी नहीं है छोड़ दो, 3 नाम, गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू बैंक, और आपका रेमिटेंस, जिससे प्रॉफिट लॉस निकल के आ जाएगा। अब शुरू कीजिए, ये देखिए आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ना दोबारा शुरू करो, और जो चीज आपको पता चल रहा है ना, जो चीज आपको पता चल रहा है आप उसको, उसके नाम को लिखते चलो। अभी ज्यादा नहीं सोचना आपको। ये देखिए मैं थोड़ा सा और छोड़ ये रख लेता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप मेरे साथ पढ़िए, और जिसको जहां लिख सकते लिखो। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस में कहता है कि बिल्डिंग है, लिखो ना, यहाँ पे कहता है कि बिल्डिंग, लिखिए। अभी दिमाग में मत सोचो कुछ भी, मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। ये कितने का बता रहा, आपका 2 लाख रुपीज का अमाउंट, आपका 2 लाख। फिर कहता है कि कैश, जितने भी एसेट्स हैं उन सबके ओपनिंग बैलेंस को यहां लिखिए। कितना बता रहा है, 40,000। देखो डेटर्स आपका 30,000, लिखो ना यहाँ पे, डेटर्स आपका कितना है जी, 30,000 का अमाउंट आपका। ये देखो आपका डेटर्स के बाद कहता है क्या जी, स्टॉक, लिखो ना यहाँ पे, लिखो। आप सब कुछ जानते हो, अब आपको पता है कि कौन सा नाम जाएगा कहां और क्यों जाएगा, वो भी आपको पता है। 35,000 लिखो ना। फर्नीचर आपको यहाँ पे बता रहा है, फर्नीचर, मुझे बताओ फर्नीचर आपको यहाँ पे कितना बता रहा है जी, 1 लाख। हमने यहाँ लिख दिया आपका। जितने भी एसेट्स हमारे पास होंगे उन सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया बिना किसी डाउट के। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये देखो, यहाँ देखो ना बदमाश। फिर कहता है गुड्स सेंट टू ब्रांच, अरे ये तो हमारा परचेज होता है, यहाँ लिखेंगे 3,80,000 गुड्स सेंट टू ब्रांच आपका है ना, 380 आपका। आगे बढ़ो। एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच कहता है कि 28,000, एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच कहता है कि 28,000। बताओ जो एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया 28,000, क्या मैं उसको यहाँ पर लिख दूं? नहीं सर, मत लिखना। क्या करूं? कैश स्टार्टिंग में कितना है, 40 में ब्रांच ने कितना एक्सपेंस कर दिया, 28। तो बताओ एंड में ब्रांच के पास कैश कितना बच जाएगा। 40,000 का ब्रांच के पास कैश था स्टार्टिंग में, 28 उसने एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया, तो एंड में कितना बच गया, 12,000 का अमाउंट। ये लीजिए आपका 12,000 रुपए। तो कैश एंड में आपको 12,000 दिखाना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये जो 40 माइनस 28 किया ना ब्रैकेट में, एग्जाम में इसको दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता, आपको कैश का बैलेंस 12,000 दिखाना है, वो इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मर्जी, दिखाओ चाहे ना दिखाओ, पर 12,000 तो दिखाना पड़ेगा, है ना। तो देखो ना, कैश स्टार्टिंग में 40, एंड में 12, तो 40 माइनस 12 डेबिट में ज्यादा कितना हो गया, 28, वही हमारा एक्सपेंस है। क्या मैं 28 दोबारा यहां लिख दूं? नहीं सर, दोबारा लिखोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ो। फिर कहता है एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस 22,000, लिखो ना यहाँ पे, टू बैंक के आगे में आपका 22,000, यहाँ पे 22,000 ये तो लिखते हैं ना, क्योंकि जो हेड ऑफिस पे करेगा, हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि भैया मेरे बैंक से पैसा चला गया, 22,000। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि बैड डेट्स 10,000, मुझे बताओ बैड डेट्स को यहाँ पे लिखो? नहीं लिखूंगा। वो कहां से माइनस हो जाएगा? डेटर्स अकाउंट से, देख लेंगे बाद में। जो अभी लिख सकते हो उसको लिखो पहले आप। सॉरी, आगे बढ़ेंगे। कैश सेल्स 220, वो तो लिखूंगा। कैश सेल्स आगे लिखिए, यहाँ पे अंदर वाले कॉलम में 220, क्योंकि हम टोटल इकट्ठा करके रेमिटेंस को बाहर करेंगे, 220। फिर कहता है क्रेडिट सेल्स 8 लाख, क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। क्रेडिट सेल्स का जगह पे हम क्या करते हैं जी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को दिखाते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है, 630, तो हमने क्या किया, 6,30,000 का अमाउंट यहाँ पे दिखा दिया, 630 का अमाउंट आपका, 630 का अमाउंट, ठीक है ना। फिर आगे बढ़िए। कहता है कि स्टॉक एंड में आपका 25,000, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक यहाँ पे एंड में क्या करेंगे, 25,000 आप यहाँ पे दिखा देंगे, 25,000 आप यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए। कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, कहता है कि 1 लाख के फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। तो मेरे बच्चे फर्नीचर जरा बताओ हमारे पास एंड में कितने का हो जाएगा जी, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नहीं दिखाएंगे, हम कहेंगे कि भैया 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में फर्नीचर है, 10% यानी कि 10,000 डेप्रिशिएट हो गया, तो एंड में बैलेंस कितना हो गया, 90,000 का अमाउंट आपका, 90,000 का अमाउंट हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये भी काम पूरा आपका हो गया, 90,000 का अमाउंट, ठीक है ना।
और कुछ नहीं सर, बस अगेन ये ब्रैकेट की बात है, आपको समझाने के लिए। एग्जाम में लिखो फर्क नहीं पड़ता, बाहर में आपको 90,000 दिखाना होगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। जितनी सारी बातें यहाँ पे थी ना, उन सारी बातों को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। बताओ रेमिटेंस बाहर कितना चला गया? 8,50,000 का अमाउंट है। 850 हमारा रेमिटेंस यहाँ पे चला गया आपका, है ना। तो जितनी सारी बातें थी दे हैव बीन रिकॉर्डेड, हमने क्या किया उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, वो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब जरा बताओ, अभी तक जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था उसको सीखने के बाद अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ भी अपना दिमाग यूज किया? कुछ भी दिमाग नहीं सर। हमें पहले से पता था किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना, और क्यों दिखाना क्यों नहीं दिखाना, तो हम ऑलरेडी आराम से कर गए। अब थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। पता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, जिन एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होगा ना, उनका क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए। बोलो हाँ, ऑब्वियस बात है। जिन एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होगा दे मस्ट हैव क्लोजिंग बैलेंस। आप मुझे बताओ कि सारे एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस बता दिया क्या? ये देखो, बिल्डिंग स्टार्टिंग में 2 लाख, अभी तक कहीं कुछ नहीं बताया। ओहो, तो बिल्डिंग भी तो आपका यहाँ पे आना चाहिए। आप एक काम करो, फिलहाल बिल्डिंग का नाम लिख के रख दो, बाकी चीजें हम देख लेंगे। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग हो चुका, डेटर्स का ओपनिंग पता है बट डेटर्स का क्लोजिंग हमें नहीं पता, तो डेटर्स का भी तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा। और ऐसे भी आप जानते हैं कि हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमारा सेल्स पूरा आपका कंप्लीट होगा। तो डेटर्स भी हमें चाहिए। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग हमारा हो चुका है, फर्नीचर का ओपनिंग हमारा क्लोजिंग हो चुका है। बस 2 कदम दूर, 2 कदम दूर मेरे बच्चे। अगर हम इस दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को निकाल दिए, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम में पूरे मार्क्स आपको मिल गए। मैं कैसे याद विश्वास दिलाऊं, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका जो अभी कराया ना, ये आपका सीएमए इंटर में, ये सीएमए इंटर में मुझे याद नहीं आ रहा बट एग्जैक्टली 2021 में जून या दिसंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन था आपका उस समय कितना 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आया था। सच बोला, एक बार चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा बट ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा मैंने चेंज किया, थोड़ा और ट्रिकी बनाने के लिए, मतलब इससे भी सिंपल क्वेश्चन आया था। एनीवे, आइए यहाँ पे हमें क्या करना है, बस अभी 2 का बैलेंस ढूंढना है। पहले मैं बिल्डिंग का बैलेंस निकालता हूं। बिल्डिंग का ये देखो आप, बिल्डिंग स्टार्टिंग में कितने का? 2 लाख का। स्टार्टिंग में कितने का? 2 लाख का। मुझे जरा बताओ, स्टार्टिंग में बिल्डिंग 2 लाख का, पूरे क्वेश्चन के अंदर में क्या बिल्डिंग का कोई परचेज, कोई सेल, कोई डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है? पूरे क्वेश्चन में बताओ, नहीं बात कर रहा। कहां कोई बात कर रहा है? देखो जरा, कहीं कुछ नहीं बता रहा है। आप मुझे बताओ कि बिल्डिंग जो स्टार्टिंग में 2 लाख का था, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रहा है, तो एंड में फिर क्या करूं मैं? हम भगवान तो नहीं है ना बच्चे। अरे मैं नहीं छोड़ा, आप भगवान तो नहीं होना कम से कम। अरे मैं तो नहीं हूं, मैं जानता हूं, आप भी तो नहीं हो ना। और शायद एग्जाम में देने वाला एक भी बच्चा भगवान नहीं होता। अगर क्वेश्चन में हमारे बिल्डिंग में कोई चेंज हुआ रहता, कुछ परचेज, सेल, कुछ डिप्रिसिएशन, तो क्वेश्चन पक्का बताएगा, कंफर्म्ड बताएगा। नहीं बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो जितना स्टार्टिंग में बिल्डिंग है वही वैल्यू आपका बिल्डिंग का क्या हो जाएगा कि एंड में हो जाएगा। यानी कि बिल्डिंग स्टार्टिंग में भी कितना, एंड में भी कितना, 2 लाख का। ऑब्वियस बात है, जितना स्टार्टिंग उतना एंड में। क्या दिक्कत है इसके अंदर में? हाँ, अब हमें क्या करना है, डेटर्स पे हम आते हैं। डेटर्स स्टार्टिंग में कहता है कि 30 है, क्या एंड में भी 30 होगा? नहीं सर, बहुत सारे चेंजेज हुए हैं डेटर्स में। कुछ इस साल क्रेडिट सेल्स हुआ है, कुछ कलेक्शन हुआ है, कुछ बैड डेट्स की बातें कर रहा है, बहुत सारी बातें हुई है। तो ये जो डेटर्स हमारा एंड में कितना होगा ना, इसको पता करने के लिए आप क्या करना, एग्जाम में वर्किंग नोट्स के अंदर में आइए ना, वर्किंग नोट्स के अंदर में आप बना लेना क्या जी, डेटर्स अकाउंट, यानी कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच का बना लो डेटर्स अकाउंट। ब्रांच का बना रहा हूं ना, तो ब्रांच के पास जो आपके डेटर्स है ना, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, मैं उस अकाउंट को यहां पे बनाकर आपका क्या करूंगा जी, पता कर लूंगा कि आखिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और काम हमारा खत्म हो जाएगा। बस यही तो काम करना है। अरे जो चीज हमें पता है वो ठीक है, जो नहीं पता हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट बना के हम उसको ढूंढ लेंगे। क्या आपको डेटर्स अकाउंट बनाने नहीं आता? भूल गए वो बचपन की बातें कि डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, और जितने भी एसेट्स होते हैं ना बच्चे, जितने भी एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस कहां लिखा जाता है? डेबिट में, टू बैलेंस बीडी। आप भूल गए ना वो बचपन की बातें। जितने भी एसेट्स होते हैं उनका हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है। जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा उनका इंक्रीज करना हम और डेबिट करते हैं, और डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं।
मुझे ज्यादा नहीं सीखना ना सिखाना आपको। मैं जानता हूं आप काफी बड़े बच्चे हो। अरे हर एक एसेट्स का जी, किसी भी एसेट्स का अकाउंट बना लो, किसी भी एसेट्स का अकाउंट, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है। इंक्रीज करना हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज क्रेडिट करते हैं। दिस इज अ सिंपल रूल फॉर प्रिपेयरिंग आपका डेटर्स अकाउंट। बताओ डेटर्स स्टार्टिंग में कितने का था? 30,000। लिखो ना यहाँ पे 30,000। मैं डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस को पता कर रहा हूं। आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं डेटर्स के बारे में और क्या क्या बता रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में डेटर्स के बारे में, डेटर्स को ओपनिंग हो गया, नीचे आया, डेटर्स के बारे में बैड डेट्स हुआ है 10,000 का। मुझे बताओ बैड डेट्स होने से आपका डेटर्स बढ़ा कि कम हो गया? सर कम हो जाएगा। तो लिखो ना यहाँ पे बाय बैड डेट्स आपका है ना 10,000। ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको, सोचना ही नहीं है। नॉर्मल आप जैसे अकाउंट बनाते हो तो आपका ये हो गया। आगे बढ़िए, और क्या है जी हमारे पास? ये देखो आपका आगे बढ़ना, क्रेडिट सेल्स। ध्यान देना, क्रेडिट सेल्स 8 लाख का। बताओ क्रेडिट पे अगर हम गुड्स को बेचते हैं क्रेडिट पे, तो डेटर्स आपका इंक्रीज या डिक्रीज? सर इंक्रीज करेगा। तो यहां लिखो आप, है ना, 2 क्रेडिट सेल्स। हमने क्रेडिट सेल्स कितने का किया हुआ है आपका? 8 लाख रुपीज का। तो हमने 8 लाख रुपीज यहां पर भी रिकॉर्ड कर दिया, 8 लाख। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और क्या बता रहा जी, कहता है क्वेश्चन के अंदर में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से हमने 630 का कलेक्शन किया है। मुझे बताओ डेटर्स से अगर मैं 630 का कलेक्शन करता हूं तो डेटर्स मेरा इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डेटर से अगर मैंने कैश कलेक्ट कर लिया तो डेटर्स इंक्रीज या डिक्रीज? सर डेटर्स तो डिक्रीज करेंगे, हाँ कैश बढ़ जाएगा, पर फिलहाल डेटर्स अकाउंट है तो बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट। कितना कलेक्शन हो गया? 6,30,000, 630। आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन में अब डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो आप मुझे बता दो ना कि बाई बैलेंस सीडी यानी कि इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना? बैलेंसिंग फिगर निकालिए, बताओ जरा इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना? तो सुनो जरा, ये देखो 30,000 के डेटर से स्टार्टिंग में थे, 8 लाख का और सेल किया क्रेडिट में, तो टोटल डेटर्स कितने हो गए जी? 830। 8,30,000 में से 830 में से मुझे बताओ कि आउट ऑफ 8,30,000 आपका 10,000 तो डूब गया, बैलेंस हो गया, माइनस कर दो, और आपका 630 का कलेक्शन हो गया, माइनस कर दो, तो हमारे पास डेटर्स एंड में कितने निकल के आ गए? 190। ये 1,90,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी 190 को आपको आपका रिकॉर्ड करना यहाँ पे, इसी 190 को आपको डेटर से ब्रांच अकाउंटिंग में इसके आगे रिकॉर्ड करना है। हमें 190 का जो डेटर्स आपका एंड में है ये हमें नहीं पता था, क्वेश्चन हमें नहीं बताया था। अरे कुछ तो, जब ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स में तो कुछ तो आपको ढूंढना होगा ना। आपको जो बताया वही फॉलो कीजिए। स्टार्टिंग में आप फॉर्मेट बनाओ, जो मिनिमम चीजें हैं उसको आप लिख दो, फिर अपने आप पता चले क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, उसको निकालो, काम पूरा हो गया। इसको क्लोज कीजिए और बताओ जरा आपका प्रॉफिट लॉस क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट एट ब्रांच, और अगर उधर आ जाता तो लॉस आ जाता है ना। बैलेंसिंग फिगर मैं जानता हूं कि डेबिट में ही बैलेंस आएगा, तो जरा बताओ तो कितना निकल के आ रहा है? 190 प्लस 2 लाख प्लस 90,000। एक मिनट, इन सबको ऐड कीजिए ना। 850 स्टार्टिंग से, प्लस 12,000 प्लस 25,000 प्लस 90,000 प्लस 2 लाख और प्लस 190, तो इधर आ गया आपका 13,67,000। इधर भी आपका 13,67,000 होना चाहिए। माइनस कीजिए इसमें से क्या जी, इन सबको 240, 270, 3,05,000, 4,05,000 पहले, 4,05,000, फिर माइनस कीजिए 380, फिर माइनस कीजिए आपका 22,000, तो वी आर गेटिंग 5,60,000। ये 560 आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरे 10 मार्क्स एग्जाम के आपको यहाँ पे मिल गए। आप प्लीज इसकी कॉपी कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप ना एक्चुअली में फील करें कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस डेटा सिस्टम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए किनारे हो जाता हूं ताकि वीडियो को पॉज करके आप लिख सके, अगर आप बदमाश बच्चे हैं और साथ साथ मेरे नहीं लिख रहे हैं तो, जबकि आपकी आदत होनी चाहिए मेरे साथ साथ लिखने की, क्योंकि हम बड़े बच्चे, हम प्रोफेशनल बच्चे हैं, एंड प्रोफेशनल बच्चे ऐसे ही चलते हैं, साथ साथ काम करते हैं, 10-10 काम एक साथ। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी गंदी है, बट एनीवे कॉन्सेप्ट उतना ही बेहतरीन है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर।
अब मैं आपसे पूछता हूं एक बार फिर से, मैंने 2 बार आपसे पूछा ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप मुझे अब बोल सकते हैं कि सर जो पिछली बार आपने जो पूछा था ना फर्स्ट टाइम, उससे ज्यादा अच्छी तरीके से सेकंड टाइम समझ में आया था, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से अब समझ में आया, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमने देख लिया कि ब्रांच अकाउंट बनाते समय मतलब कि हमें क्या करना है और कैसे प्रॉफिट निकल के आएगा, और सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। यहां तो कोई डाउट मेरे बच्चे? नहीं सर, तो प्लीज कॉपी कर लिया आपने। आ गई बात समझ में? बोलो हाँ। अरे बात समझ में आ गई। आपको पढ़ाना बहुत टफ है, आप नहीं जानते कि मेरी कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। थोड़ा सा ये शंकर भगवान ने मुझे दिया था कि कभी जब थक जाओ आप पढ़ाते समय, तो आप एक घूंट पी लेना, आपको बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, और उसी एनर्जी से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। अरे आई बात समझ में? हाँ या ना बताओ ना बदमाश। ये सर समझ में आ गई। मैं बोलता हूं कि अभी भी समझ में नहीं आई, अभी भी नहीं, मेरे 2 घंटे भी खत्म नहीं हुए, अभी भी आपको समझ में नहीं आई बच्चे। मैं ये क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा वो बचपन वाले तरीके से, वो बचपन वाला तरीका, वो बचपन में वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैं दिखाऊंगा। अगर उस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाकर भी इफ वी आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तब जाके हमारी बात पूरी तरीके से दिमाग में बैठेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ अब मुझे सारी बातें समझ में आई। तो मैं इसी बात को प्रूफ करने के लिए और मैं आपको बताने के लिए कि आज जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में वो सत्य होने वाला है, आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बैठने वाले हैं। इसी बात को मैं आपको क्या करता हूं जी, अब यहां पे सॉल्व करूंगा। याद है मैंने बोला था कि आप ऐसे लेना, इस पेज पे काम करना, इस पे आप कुछ कराऊंगा। अब आप यहां पे मेरे साथ काम करेंगे और एक जबरदस्त खुशखबरी आपको दूंगा क्लास के एंड होते होते, मतलब आप हैरान हो जाओगे ऐसा कैसे हो सकता है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। पहले आइए आप यहाँ पे अपने दूसरे पेज पे आ जाओ, दूसरे पेज पे, और लिखो ना यहाँ पे आपका प्रूफ। मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? प्रूफ करने वाला हूँ, प्रूफ करने वाला हूँ। क्या जी? मैं आपके लिए बनाऊंगा यहाँ पे ब्रांच, आइए, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सर छोड़ दो ना। नहीं बच्चे, अभी आपको एक ऐसी खुशखबरी दूंगा ना कि आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। चलो ना एक काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना देता हूं एंड प्रॉफिट लॉस अलग बना देता हूं। ये लीजिए ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा सा बड़ा नहीं, छोटा सा ही बनाना, 6-7 लाइन का। और फिर यहाँ पे क्या करना जी, ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना? अगर ये ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि बचपन में जो काम किया करते थे, अगर इससे भी हमारा सेम प्रॉफिट आ जाना बच्चे, तो हम तो श्योर हो जाएंगे यार तब तो मेरा सब कुछ ठीक है। देखो ना कैसे, बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते हो? यहाँ पे यहाँ लिखते हो 2 ओपनिंग स्टॉक। याद है ना, पढ़ा ना फाइनल अकाउंट आप लोगों ने, ओपनिंग स्टॉक आपका यहाँ पे। ठीक है ना? 2 यहाँ क्या लिखते हैं? परचेज। बस परचेज के नाम को चेंज करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ब्रांच अकाउंटिंग में परचेज को हम क्या बोलते हैं? गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो परचेजेज ना बोल के आप यहाँ क्या बोलिए? 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच। ऐसे आप जानते हैं कि गुड्स सेंट टू ब्रांच यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? परचेजेज को। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे जी? बाय सेल्स। और सेल्स हमारा क्या रिकॉर्ड होता है? कैश, और दूसरा आपका क्रेडिट। बिल्कुल वही काम जो बचपन में क्या करते थे। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारा यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा तो हम क्या बोल देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। हम क्या बोल देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लेकर आते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी एक्सपेंसेज ब्रांच के हैं उन सबको माइनस करेंगे। मुझे बताओ ब्रांच के जो एक्सपेंसेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं जी? या तो एक्सपेंसेज, लिखिए यहाँ पे एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस होगा, पेड बाय आपका हेड ऑफिस होगा, या फिर एक्सपेंसेज लिखो ना यहाँ पे, या तो एक्सपेंसेज आपका पेड बाय ब्रांच होगा, पेड बाय ब्रांच होगा, एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच होगा, है ना? या फिर 2 नॉन कैश एक्सपेंसेज, है ना? नॉन कैश एक्सपेंसेज लिख देता हूं यहाँ पे, नॉन कैश एक्सपेंसेज। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर में नॉन कैश एक्सपेंस कौन कौन से थे? क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा इस क्वेश्चन के अंदर में नॉन कैश एक्सपेंसेज क्या क्या थे? ये देखो आप यहाँ पे, नॉन कैश मतलब कि जो एक्सपेंस है बट हम पेमेंट किसी को नहीं करते हैं। एक तो बैड डेट्स था जी, एक था हमारा बैड डेट्स, है ना? उसके बाद एक था आपका डेप्रिसिएशन,
ये था ना बच्चे, एक बैड डेट्स है और डेप्रिसिएशन, और तो कोई नॉन कैश नहीं दिख रहा। ये एक्सपेंस है, ब्रांच ने पे किया, हेड ऑफिस उसको लिख दिया। नॉन कैश में एक बैड डेट्स है और दूसरा आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। तो लिखो ना बैड डेट्स एंड डेप्रिसिएशन, आपका यहाँ पे आपका क्या जी, बैड डेट्स एंड डेप्रिसिएशन। तो नॉन कैश में हमने क्या बोल दिया, एक आपका है बैड डेट्स और एक आपका डेप्रिसिएशन। आप बिलीव नहीं करोगे, आज इतनी बड़ी खुशी मैं आपको देने वाला हूं ना कि आज के बाद तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आएगा ना किसी भी चैप्टर का, आप इसी तरीके से सॉल्व करके आ जाओगे, देख लेना। चलो जल्दी बताओ, ओपनिंग स्टॉक क्या है? ये देखो ओपनिंग स्टॉक 35,000 आप क्वेश्चन में देख सकते हो, है ना, 35,000 ये हमने लिख दिया आपका। परचेजेज यानी कि गुड्स इनटू ब्रांच कितना था जी, 3,80,000, तो 380 हमने यहां पे लिख दिया। फिर आप जरा बताओ सेल्स में कैश सेल्स कितना था, 220, ये 2,20,000 का यहाँ पे कैश सेल्स आपका हो गया। अच्छा क्रेडिट सेल्स कितना था, कलेक्शन नहीं, क्रेडिट सेल्स बताइए कितना था, क्रेडिट सेल्स ये देखिए आप क्वेश्चन में देख लो ना अपना, 8 लाख का अमाउंट था, 8 लाख क्रेडिट सेल्स, तो 8 लाख हमने यहाँ पे लिखा। मैं तो बिल्कुल वही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना रहा हूँ जो बचपन से सीखा है, यानी कि 10,20,000 ये सेल्स आ गया बाहर में हमारा। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा है, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे 25,000 हो गया। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना, बोलो ना। यहाँ पे आपका आ गया जी इस साइड में 10,45,000। आप साथ साथ कर रहे हो ना, नहीं सर हम देख रहे हैं, बदमाश हो, आपको साथ साथ करना चाहिए था, क्योंकि मैंने कहा था कि खुशखबरी आपको दूंगा, और ऐसी खुशखबरी की जिसको पाने के लिए लोगों को उम्र लग जाते हैं, 100, 150, 200 साल में भी वो खुशखबरी नहीं मिलता, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में देने वाले हैं। 1045 में कितना माइनस किया जी, एक 35,000 और एक माइनस किया 380, तो 6,30,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, है ना, बैलेंसिंग फिगर। यही ग्रॉस प्रॉफिट 630 को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, 6,30,000, और इस 630 में माइनस करो ना, हेड ऑफिस ने कितना पे किया था, मैंने अमाउंट लिखना भूल गया, एक्सपेंस जो हेड ऑफिस ने पे किया था वो तो 22 था। ब्रांच ने कितना पे किया था, जो हमने यहां से 28 था बच्चे, आप देख सकते हो क्वेश्चन में 28 था, ठीक है। अब बैड डेट्स हमारा कितना था, वो 10,000 था आपका, 10,000, और डेप्रिसिएशन भी कितना था, 10,000 आपका, 10,000। तो आपने 630 में इनको माइनस करो, जरा बताओ आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट आपका कितना निकल के आ रहा है, जरा बताओ। 630 में 22 माइनस किया, हमने माइनस किया 28,000 और हमने माइनस किया 20,000, वी आर गेटिंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5,60,000, 560, ये देखो आप, यहां भी नेट प्रॉफिट कितना, 560, यहां भी नेट प्रॉफिट कितना, 560। वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच वी हैव कैलकुलेटेड अंडर डेटर सिस्टम आपका। नाउ वी कैन से, now I can say कि yes my student, यानी कि I'm talking about you, you have understand the full concept of branch accounting, फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। क्योंकि मेरे बच्चे जो चीज यहां पे आ रहा है, देखो वही प्रॉफिट हमने वो बचपन वाले तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के भी वी आर गेटिंग द सेम थिंग आपका, देख सकते हो आप, देख सकते हो। तो ये हो गया ना, फिर काम तो पूरा हो गया। सर आप एक खुशखबरी हमें देने वाले थे, वो बताओ क्या है, सुनो फिर खुशखबरी क्या है, मैं आपको देता हूं। मैं कुछ भी आपको यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा था मेरे बच्चे, मैं आया ही नहीं हूं आज की क्लास में आपको प्रूफ करने के लिए, मैं तो आया हूं आपको वो कॉन्सेप्ट देने के लिए जो ब्रांच अकाउंटिंग का है। और पता है ये अगर आप ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो ना, तो पता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वी से कि ये जो आपका है ना, इसको बोलते हैं आपका फाइनल अकाउंट मेथड। लिखो ना यहाँ पे ऊपर में, फाइनल अकाउंट मेथड आपका है, मेथड, और ब्रैकेट में कॉस्ट बेसिस, यानी कि अगर इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस के बुक में वो कहता है कि भैया फाइनल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाओ, फाइनल अकाउंट मेथड से कॉस्ट बेसिस वाला, तो दिस वे क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। पता ये क्या है बदमाश, पता ये क्या है, दिखाऊं मैं आपको, ये देखो आप, अरे खुशी मनाने के लिए मैंने कहा था ना, ये देखो क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, ये देखिए, याद करो छोटे ब्रांच की अकाउंटिंग अगर हेड ऑफिस करता है तो मेथड्स में क्या था, एक तो डेटर सिस्टम,
दूसरा ये, तीसरा क्या था, फाइनल अकाउंट मेथड ऑन कॉस्ट बेसिस। लो, ये भी मैंने आपको सिखा दिया मैंने ये भी। मुझे बताओ इस चैप्टर में परेशानी क्या है, क्यों नहीं कर पाओगे आप? इस मेथड से क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना पाओगे। दिखा दिया मैंने, एक ही क्वेश्चन इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, इससे सबसे विल गेट द सेम प्रॉफिट। एंड आज की क्लास के अंदर में अभी 2 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, बट यू हैव अंडरस्टूड 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। आपका एक आपका डेटा सिस्टम, जिसपे कि अभी बहुत आगे हमें बढ़ना है। अभी मेरा पूरा फोकस अभी अगला 3-4 क्लास मेरे बच्चे से भी इस पे फोकस आपका होएगा। लेकिन जहां भी मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपको प्रूफ करूं कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, वहां पे मैं इस मेथड से आपको प्रूफ करते हुए चलूंगा। और ये दोनों मेथड आपके पैरेलल बेसिस पे आप यहाँ पे मेरे साथ स्टडी करते चले जाएंगे। मैंने कहा था ना कि अगर ये समझ में आ गया, ये सब बच्चे का खेल है, आपका वही काम आपका हो रहा है। तो बताओ, खुशियां मनाने की बात है कि नहीं है? मुझे बताओ जरा, अब कम से कम मुझे बताओ कि बातें अब आपको ये समझ में आई हैं, अब आपको समझ में आई है या फिर पहले? लिख लो ना इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, प्रूफ तो काट दो, कोई काम का ही नहीं है। ये फाइनल अकाउंट मेथड कॉस्ट बेसिस पे, अकाउंटिंग के बेसिस पे आपको ये बनाना होता है। एग्जाम में बोलेगा इससे सॉल्व करो तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। और अगर डेटा सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में ऐसे हमेशा आपको बताएगा किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बताता, मेथड नहीं बताता, तो हम डेटा सिस्टम से सॉल्व करते हैं, ऐसे हमेशा बताएगा। मैं ये भी नोट के रूप में लिखा दूंगा, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज कॉपी कीजिए। अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना। ऐसे तो आपने कॉपी कर लिया होगा, बट फिर भी एनीवे, और आपको प्रूफ करते हुए प्लीज कॉपी कीजिए। आइए, एक बात मैं अभी शायद हो सकता है आपके दिमाग में बैठा हो कि सर ये कॉन्सेप्ट आपने क्यों नहीं क्लियर किया, तो मैं वो भी क्लियर कर दूं। मतलब आप, हो सकता है आपके दिमाग में ना उठाओ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कभी न कभी उठ जाए, तो मैं वो खत्म करना चाहता हूं। ये देखिए, आपका खैर समझ में आ भी गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं एक बार इसको मिटा दूं आपके लिए, है ना। ये एक 5वां पॉइंट का जगह आपने छोड़ा, मैं बाद में देखूंगा। आप कहते हो कि सर आपने कहा था यहां कि क्रेडिट सेल्स अगर आपका 6 लाख रुपीज का हुआ है, 6 लाख का, और उसमें से मान लो कलेक्शन आपका यहां पे कितना हो जाता है जी, 580। ठीक है सर, मान लो इसमें से बैड डेट्स कुछ भी मान लीजिए 5-10, मान लीजिए 5 हो गया। आप कहते हो कि सर फिर डेटर्स आपके जो होंगे, डेटर्स आपका एंड में वो कितना हो जाएगा, 15,000, है ना। ये तो आपने समझा दिया सर, हमें समझ में भी आ गया, ठीक है। लेकिन सर डेटर्स मान लो स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज के हैं, फिर क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस में भी 1 लाख है, क्या फर्क पड़ता है? अरे अगर 1 लाख अगर स्टार्टिंग से डेटर्स आपका है, तो एंड में जो डेटर्स होंगे आपका क्या 115 हो जाएंगे। मतलब जितना आपका एंड में होना चाहिए 1 लाख और उसमें हो जाएगा। तो हुआ क्या कि 1 लाख यहां भी और इसमें भी 1 लाख कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली 15 ही तो रहा जो आपका इसका फिगर को दिखाएगा। समझ में मैं क्या बता रहा हूं? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपका डेटर्स का देगा, तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है नहीं, जितना यहां पे होगा उतना क्लोजिंग में भी ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर 1 लाख यहां लिखा, 1 लाख यहां पे लिख रहा हूं, तो वो तो दोनों खत्म हो गए ना बच्चे। अल्टीमेटली क्या, वो सेल्स का ही इंपैक्ट आपके पास रह जाएगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अभी होने हैं, बहुत सारी बातें अभी आपके साथ होनी है। तो यहां तक मुझे विश्वास है कि आपका बात समझ में आ गया होगा। मैं आज की क्लास को मेरे बच्चे यहीं पे एंड करना चाहता हूं, लेकिन बिलीव कीजिए अभी आपका ये टॉपिक एंड नहीं हुआ है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, बहुत मस्त बातें होंगी। अभी पता क्या होगा, अगली क्लास का टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में आपको क्या करेगा, परेशान क्या करेगा, वो परेशान करेगा आपको यहाँ पे रेमिटेंस को लेकर बहुत परेशान करेगा आपको। तो रेमिटेंस के ऊपर में जो परेशानी होगी, जो उल्टी सीधी बातें होगी, जो गेम और चलेगा, बिलीव करो जितना ये गेम आगे चलेगा उतना आपके लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा, उतना बोरिंग नहीं होगा, उतना मजा आएगा, उतना टफ नहीं होगा, उतना इंटरेस्टिंग बनेगा। और वही इंटरेस्टिंग क्लास बनाने के लिए अगली क्लास में आपके साथ मिलूंगा। आज की क्लास में बच्चे मैं यहीं पर रोकता हूं, नेक्स्ट टाइम मिलता हूं। इसके आगे बहुत सारी कहानी आपके साथ कहने के लिए, बहुत सारे खेल खेलने के लिए। अब सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।